अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति और राजस्थान। इस पार्ट के अंदर हम राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय की स्थिति, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, कहाँ कहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात थे और उस समय किन घटनाओं की क्या परिस्थिति थी, सबका क्या योगदान था, उन सब के बारे में हम इस अध्ययन के अंदर देखेंगे। फिर हम अलग अलग नसीराबाद है, नीमच है, आहुआ आदि जहाँ जहाँ भी क्रांति हुई थी उन क्रांति के अलग अलग ठिकानों का हम अलग अलग पार्ट के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ही विस्तृत रूप से आपको इसमें अध्ययन करवाया जाएगा और हर फैक्ट से आपको क्या करवाया जाएगा, परिचित करवाया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसको करते हैं प्रारंभ। जब भारत के अंदर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम फैला उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उस समय कौन थे भारत के, लॉर्ड जो पैट्रिक है वो लॉरेंस थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी। उनके साथ ही विभिन्न राज्यों के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट भी नियुक्त किए जा चुके थे, यानी अलग अलग जगह अलग अलग जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उनकी क्या की जा चुकी थी, नियुक्ति की जा चुकी थी। जिसमें देखो उदयपुर के अंदर कैप्टन CL सावर्स थे, जयपुर के अंदर कैप्टन विलियम ईडन थे, जोधपुर के अंदर कैप्टन मॉक मॉन्सन से, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में मेजर निक्सन। देखो यही क्वेश्चन जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स हुई थी उसमें जीके वाले पेपर के अंदर पूछा गया था। तो इन्हीं में से प्रश्न बनते और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से क्या रखें, ध्यान रखें, है ना। यहीं से प्रश्न उठते हैं जो प्रश्नों के कहीं आपकी बुक्स के अंदर से ही आपके यहाँ पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। इस समय राजस्थान में मुख्य रूप से क्या थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, यानी 6 सेना के ठिकाने थे। कौन कौन से, नसीराबाद। अब कहाँ पर है नसीराबाद, तो नसीराबाद आपके अजमेर में। फिर नीमच जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर, देवली टोंक और अगला जो क्या है देवली कहाँ पर, यहाँ पर ये गलत है, या नसीराबाद नीमच देवली जो टोंक है और यहाँ पर है, या कोटा नहीं है, यहाँ पर है ब्यावर। क्या शब्द है, ब्यावर, है ना। तो ब्यावर किस में स्थित है, अजमेर के अंदर। फिर एरिनपुरा पाली के अंदर और खेरवाड़ा उदयपुर आदि स्थानों पर क्या थी, यहाँ पर स्थिति कौन, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियाँ यहाँ पर स्थिति। जैसे नसीराबाद में कौन सी थी, नेटिव हॉर्स फील्ड बैटरी नंबर 6 थी, जबकि 15वीं और जो 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसके अलावा यहाँ फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी नियुक्त थी, है ना। ये इतनी जो कंपनियां हैं वो कहाँ पर नियुक्त थी, इस नसीराबाद के अंदर नियुक्त थी, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कौन कौन सी थी वो अभी हमने पढ़ लिया। जबकि अब देखते हैं नीमच के बारे में। ये तो था नसीराबाद के बारे में। नसीराबाद में नेटिव हॉर्स फील्ड बैटरी नंबर 6, 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी, ये यहाँ पर क्या थी, नियुक्त थी। कहाँ पर, नसीराबाद के अंदर, है ना। इसके अलावा बॉम्बे लॉन्सर्स भी यहाँ पर नियुक्त थी। और अब देखते हैं नीमच में बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी और जो फर्स्ट बंगाल जो कैवलरी, 72वीं बंगाल इन्फेंट्री और 7वीं इन्फेंट्री ग्वालियर, ये कहाँ पर थी, नीमच के अंदर। जबकि हम देखते हैं देवली कोटा में भी इसी प्रकार की क्या थी, ब्रिटिश टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर तैनात थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा में भील टुकड़ियों के साथ साथ फर्स्ट बंगाल कैवलरी भी क्या थी, नियुक्त थी। अजमेर जो कि उस समय केंद्र शासित इलाका था, इसमें 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन तैनात थी। इसी प्रकार जयपुर, हाड़ौती, जोधपुर और नीमच में भी क्या थी, कुछ ब्रिटिश टुकड़ियाँ तैनात थी। इतना स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के इस समय में राजस्थान में एक भी यूरोपीय सिपाही तैनात नहीं था, यानी इस समय कुल लगभग 5000 जो सैनिक थे इन सभी छावनियों के अंदर, जो सारे के सारे क्या थे, भारतीय थे। हालांकि इनके क्या थे, अधिकारी अंग्रेज थे, लेकिन ये क्रांतिकारी क्या थे, या सॉरी अपने सैनिक क्या थे, सारे के सारे भारतीय थे। इसी कारण अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा डर था। इस कारण जब राजस्थान में 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम की आग फैली तो ब्रिटिश अधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था, कि उनको लग रहा था कि अगर सभी यहाँ पर सैनिक भारतीय हैं, अगर वो विद्रोही हो गए तो अंग्रेजों को स्थिति नियंत्रण करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेजों की यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया था कि यहाँ के राजस्थान के एक भी राजा ने क्या किया था, विद्रोह नहीं किया था। उन्होंने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए क्या किया था, भरपूर रूप से अंग्रेजों की मदद दी थी। अब देखो इस समय की स्थिति होती है
विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। 10 मई 1857 में कहाँ होती है? मेरठ से शुरू होती है, जिसकी सूचना राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मिलती है। और उस समय वो कहाँ पर होते हैं? अपने माउंट आबू पर, जो उनकी क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सारे जो एजेंट, जो इनके पॉलिटिकल एजेंट थे, वो भी उस समय वहाँ पर अजमेर के अंदर गए हुए थे। तो यहाँ पर एजीसी ने फटाफट अपने निर्देश, जो सूचना मिलते ही राजस्थान के सभी शासकों को निर्देश दे दिया कि वो अपने अपने इलाकों में शांति बनाए रखे और विद्रोहियों को अपने इलाकों में नहीं घुसने दे। अगर कोई विद्रोही आता है तो अगर प्रवेश कर लेता, उसको तत्काल बंदी बना ले। और इसके अलावा एजीजी के सबसे सामने ये आदेश दे दिया, यानी जल्दी से उसने कोऑर्डिनेशन कर दी और जो समस्या, उस समस्या को तुरंत समाधान करने का इन्होंने क्या कर लिया था? व्यवस्था कर ली थी। अब देखते हैं नसीराबाद के अंदर जो छावनी में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के हम बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का संकेत नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। यानी राजस्थान के अंदर जो क्रांति है, क्रांति की ज्वालाएं कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। अब देखो नसीराबाद से ही प्रारंभ क्यों हुई थी? क्योंकि देखो, जैसे एजीजी के सामने अजमेर की जो सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उनकी समस्या थी, क्योंकि अजमेर शहर के अंदर भारी गोला बारूद और सरकारी खजाना था। यदि वो सब अगर विद्रोहियों के हाथ पड़ा तो स्थिति विद्रोहियों की बड़ी सुदृढ़ हो जाएगी। तो इस कारण जब अंग्रेज, जो अजमेर है, अजमेर में जो भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां थी, वो हाल ही में कहाँ से आई थी? मेरठ से। और ये कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो यहाँ नसीराबाद में भी तैनात थी। तो एजीजी ने इन पर भरोसा नहीं किया कि एजीजी को शक था कि ये क्या कर सकती है? विद्रोह कर सकती है, और मेरठ से आए तो अपने साथ विद्रोह की भावना लेकर आए। इस कारण इन दोनों ही कंपनियों को कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। जबकि ब्यावर से 2 मेयर बटालियन बुला ली, है ना। और इसके अलावा जो डीसा गुजरात से भी क्या किया? एक यूरोपीय सेना भेजने को कह दिया था। इस सारे घटनाक्रम से क्या हो गया था? इन जो नसीराबाद के अंदर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इनके सैनिकों के अंदर बड़ा असंतोष हो गया, क्योंकि इनके सैनिकों ने ये विचार किया कि अंग्रेजों ने ये कार्रवाई इसलिए की है कि अंग्रेज उन पर क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। और इसके अलावा अंग्रेजों ने इन्हें दबाने के लिए ही सारी कार्रवाई की है। और गोला बारूद भी जो तोहफे तैयार करवाई, गोला बारूद भर के जो तोहफे तैयार करवाई, वो उनको दबाने के लिए ही तैयार किए। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ क्या होता? नसीराबाद के अंदर विद्रोह की ज्वालाएं भड़कने लग जाती। इसके अलावा दिल्ली और बंगाल से जो साधु वेशों के अंदर कौन आए थे? क्रांतिकारी आए थे, और उन्होंने यहाँ आकर के सर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह करने का जो संदेश है इस नसीराबाद के अंदर क्या किया था? प्रचारित किया था। इससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, और कुछ सैनिक जो बाजार में गए हुए थे, उन्होंने इस तरीके की सूचनाओं को सुना और वापस आकर के अपने सैनिकों को इसके बारे में बता दिया। और इन्होंने क्या किया? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके क्या था? कारतूसों के ऊपर क्या जो टोपी है, जो कैप को दांतों से काटना था, और जिसको कहा जाता था कि कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सुअर की सर्बी बनाएगी तो मिलेगी। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों में ये विद्रोह की भावना होगी, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि अंग्रेज उनका क्या करना चाहते? दोनों ही धर्मों का क्या करना चाहते? धर्म नष्ट करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर के यहाँ के सैनिक क्या कर देते हैं? विद्रोह कर लेते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने इस घटना के रिकवर करने के लिए क्या किए थे? तुरंत ये आदेश प्रचारित कर दिए थे कि वो जो चर्बी वाले कारतूस, उनका प्रयोग नहीं किया जाए। वो कारतूस वापस ले लिए गए थे। हालांकि ये बात नहीं। फिर यहाँ एक और अफवाह फैल रही थी, वो अफवाह हम अभी आगे देखेंगे। वो अफवाह क्या थी? कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता है, और जो कारतूस वाला तो ठीक है, जो आटा दिया जाता उसमें भी गऊ का क्या किया जाता था? मांस मिलाया जाता था। ऐसी घटनाओं के बीच में 28 मई 1857 को शाम के 4 बजे नसीराबाद के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद स्थित जो सेनाओं को निशस्त्र करने का प्रयास किया गया, जिसने क्या किया गया? आग में घी डालने का काम किया था। यानी सैनिकों को जो आयु डिपो होता वहाँ खड़ा करके उनसे हथियार लेने का प्रयास किया, और यहीं से सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो ये अफवाह वाली बात हमने पढ़ ली थी, जो यहाँ आ रही थी। अब क्या 27 मई को ये समाचार फैला। अब जब देखो, इससे एक दिन पहले 27 मई को भी ये समाचार फैला कि डीसा से यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है, जो क्या वहाँ स्थित सैनिकों का स्थान है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये टुकड़ी 15वीं नाइट इन्फेंट्री जो अजमेर में तैनात थी, अजमेर से यहाँ भेज लिया, तब
डीसा से एक बटालियन बुलाई और उसको भी यहाँ बनाया गया। कहाँ? नसीराबाद भेजा गया था और डीसा से बटालियन इस क्षेत्र में बुलाई गई ताकि वो इन सैनिकों को क्या करे, स्थान ले और इन सैनिकों को क्या करे, निशस्त्र करके इसको बटालियन को भंग किया जाएगा। तो इससे भी स्थिति बिगड़ने लगी क्योंकि यहाँ के नसीराबाद के सैनिकों को लगा कि ब्रिटेन हमारे ऊपर क्या कर रही है, अविश्वास कर रही है। सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। परंतु फर्स्ट जो रेजिमेंट बॉम्बे लांसर ने विद्रोहियों का क्या किया, साथ नहीं दिया। इसने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों के प्रति ये क्या थी, राजभक्त बनी रही थी और इसी के कारण अंग्रेज जो अधिकारी है वो यहाँ से सुरक्षित जा पाए थे। हालांकि विद्रोही जो सैनिकों थे उन्होंने भी उन्हें मारने का उतना यत्न नहीं किया था। तो इसने जो फर्स्ट बॉम्बे जो लांसर, इसने ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए अपने साथियों पर क्या कि गोली चले, लेकिन जो लाइट इन्फेंट्री और जो ग्रेनेडियर कंपनी थी उन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और उन्होंने अपने साथियों के साथ देशभक्ति का परिचय दिया था। हालांकि इन्होंने गोली चलाने से इनकार किया था, न तो अंग्रेजों का साथ दिया, न इन्होंने क्या किया था, जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनका साथ दिया था। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो ब्रिगेडियर मैकल अपने क्या थे, यूरोपियन साथियों के साथ इसमें इसको क्या होना, पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी थी, उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और उसके काफ़ी सारे जो अंग्रेज अधिकारी जो साथी थे वो क्या हो चुके थे, यहाँ से पलायन कर गए थे। साथ ही कर्नल पेनी जो क्या थे, कोर कमांडर थे, घटनास्थल पर ही क्या मारे गए। हालांकि ये घटनास्थल पर या आए, बाकी ये जो कुछ बुक्स में लिखा है कि जब अंग्रेज जो अधिकारी यहाँ से क्या होते हैं, भागते हैं, है ना। तो यहाँ से जो भागते हैं जब अंग्रेज अधिकारी, तब रास्ते के अंदर ये कहाँ से जाने का निश्चय करते हैं, यहाँ से ब्यावर की तरफ जाते हैं। तो ब्यावर की तरफ जाते हैं तब कर्नल पेनी क्या होता है, घोड़े के ऊपर सवार होता है और इस सारी स्थिति को देख करके इनके परिवारों आदि सुरक्षा से चिंतित होकर वो भी साथ में थे। तो इसको क्या आता है, मार्ग के अंदर क्या आ जाता, हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे नर्वस हो जाता है और घोड़े से नीचे गिर कर सड़क पर गिरता है और क्या होता है, ये मर जाता है। और दो अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भी क्या हो जाती है, मृत्यु। दो अन्य ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, एक तो था स्पोटिस वुड और दूसरा था न्यूबरी। ये नाम ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता कंपटीशन एग्जाम के लिए, बहुत ही जरूरी है। स्पोटिस वुड और दूसरा था न्यूबरी, ये नामक दो अधिकारी इसमें क्या होते, मारे गए और दो घायल हो गए। और इसके साथ ही नसीराबाद में क्रांतिकारियों के हाथ में चला गया और दूसरे दिन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को नष्ट कर दिया और कहाँ गए, दिल्ली की ओर पलायन कर गए। यहाँ केवल 4 अंग्रेज अधिकारी ही मारे गए, बाकी इसके बाद भी कुछ अंग्रेज अधिकारी जैसे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के हाथ में थे जिन्होंने इन्हें सुरक्षित छोड़ा था, इन्होंने और जो बॉम्बे कैवलरी थी उसने, और उनको मारने का प्रयास नहीं किया था। उन सैनिकों ने दूसरे ठिकाने तक यानी ब्यावर तक उनको क्या किए थे, सुरक्षित छोड़ के आए थे। तो इस तरीके से संपूर्ण लोगों ने अगर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रुद्ध भावना, जैसे अंग्रेज करते वैसी भावना से इन्होंने तुरंत अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की होती, तुरंत मिलकर कार्रवाई की होती, इसके नतीजे कुछ अलग ही होते। अब इन सैनिकों ने क्या किया, इस छावनी को आग लगा दी। वहाँ का सर्च था, वहाँ का और क्या था, जो इनके रहने के जो अंग्रेज अधिकारियों के जो बंगले थे उनको आग लगा दी और उसमें क्या कर दी, लूटपाट से इन्हें बड़ा अच्छा माल हाथ लगा जो वेतन के रूप में सैनिकों को बांट दिया। बहुत सारा सामान इनके पास हो गया था। तो ये अजमेर नहीं गए, अजमेर जाते तो स्थिति बहुत अलग हो जाती और सबसे बड़ी चिंता एजीजी को यही थी। इसी कारण तो एजीजी ने इनका रास्ता रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ये अजमेर पर आक्रमण नहीं कर दे। तो ये सीधे दिल्ली चले गए क्योंकि इसके पास धनमाल बहुत ज़्यादा था और लेकर के कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। और दिल्ली जब गए तो दिल्ली का जो घेरा डाल करके अंग्रेज बटालियन बैठी हुई थी उनको पीछे से क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया और इस कारण इस अंग्रेज बटालियन को क्या करना पड़ा, हारना पड़ा था। कब पहुँचे थे ये दिल्ली, 18 जून को, 18 जून 1857 को ये नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। इनके दिल्ली पहुंचने से यहाँ स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। अब अंग्रेजों ने यहाँ की थी, राहत की सांस ली थी और जो अंग्रेज अधिकारी ब्यावर में डेरा डाले हुए थे फिर वो कहाँ पहुँचे, अजमेर पहुँच गए थे। अब देखो क्या था, अब ये छावनी जा रही है, क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे, है ना, दिल्ली में जाकर हमला कर। तो इसको रोकने का प्रयास किया था लेफ्टिनेंट माल्टर और लेफ्टिनेंट हिथकोट। तो इनके नेतृत्व वाली सेनाओं ने क्या किया था, इन क्रांतिकारियों को वहाँ से क्या किया था, रोकने का प्रयास किया। और इसके लिए लेफ्टिनेंट माल्टर और जो लेफ्टिनेंट हिथकोट के नेतृत्व में लगभग 1000 मेवाड़ के सैनिकों ने क्या किया, क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन उन्हें क्या हुई थी, सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इस सफलता प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण क्या था,
इनके साथ में जो टुकड़ियां थी वो जरूर थी, लेकिन उनकी सहानुभूति क्या थी, इन क्रांतिकारियों के साथ में थी। इस कारण इनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ होने के कारण ही क्या थी, अंग्रेजों को इस क्षेत्र में क्या थी, इच्छित सफलता है जो वो प्राप्त नहीं हो पाई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था इसका कारण कि मेवाड़ और मारवाड़ के जो जागीरदारों ने क्या किया था, नसीराबाद के विप्लवकारी को अपने प्रदेशों से आसानी से गुजरने दिया। और जो मारवाड़ और जयपुर यानी जोधपुर और जयपुर की सेनाओं ने भी इसका मदद की थी, लेकिन फिर भी इसको वो रोक पाने में सफल नहीं हो पाए थे। इस तथ्य से इस बात का संकेत मिलना कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो वहाँ के जो क्या थे लोग, यानी वहाँ के जागीरदार थे, लोग थे, उनकी सहानुभूति क्या थी, क्रांतिकारियों के साथ थी। इस कारण उन्होंने आराम से इन लोगों को अपने क्षेत्रों से क्या कर दिया गया, गुजरने दे दिया, यानी उन्हें रोकने का इन्होंने क्या किया था, कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया। अब इधर क्या थे, ये सैनिक कहाँ पहुँच चुके हैं, दिल्ली की तरफ क्या कर गए, प्रस्थान कर गए। और जो इनके साथी पीछे रह गए थे उन्होंने भी क्या किया, जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था अब वो विद्रोह करेंगे। ये विद्रोह का दूसरा चरण है, नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह का दूसरा चरण हम पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, 12 जून 1857 को डीसा से यूरोपीय सैनिकों की प्रथम टुकड़ी क्या होती है, नसीराबाद, जिसके बारे में पहले उत्तेजना फैलती है, अफवाह फैलती है, वो अफवाह अब हकीकत में बदल जाती है जब नसीराबाद से जो बनाई यूरोपीय सेना की जो एक टुकड़ी थी वो यहाँ आ जाती है, क्योंकि उनकी वहाँ जो राजकीय फौजों की उपस्थिति को उन्होंने क्या किया था, उचित नहीं समझा। अतः जुलाई 1857 में जब डीसा से 83वीं जो रेजिमेंट है, हर मजेस्टिक रेजिमेंट, और 12वीं जो बम्बई नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई जो कैवलरी के जो सैनिक थे युद्ध, वो कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए थे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थिति बड़ी हो गई थी विकट। 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया, कौन सी, जो डीसा से यहाँ पहुंची थी। इस घटना से नसीराबाद सैनिकों में पुनः असंतोष हुआ कि भाई पहले भी हमारे ऊपर अविश्वास किया गया, अजमेर से हटाकर यहाँ भेजा गया, और यहाँ भी हमारे ऊपर अविश्वास किया, डीसा से बुलाया गया, और अब इसको जब डीसा से पलटना है तो उनको लग रहा है कि यहाँ के सैनिकों की योजना क्या है, सारे यूरोपीय लोगों की हत्या करने की। इस कारण जो डीसा से यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ी आई थी उसे नसीराबाद भेज दिया। इससे असंतोष हुआ। 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक इससे क्या हो गए, अत्यधिक उत्तेजित हो गई, है ना। तो यहाँ पर इसमें जो 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई कैवलरी के जो सैनिक थे वो बड़े उत्तेजित हो गए। और ये बात कब की है, ये अगस्त की है। अगस्त 1857 को 12वीं जो नेटिव इन्फेंट्री उनके सैनिकों में क्या फैली, उत्तेजना फैली, और वो लोग विद्रोह पर क्या हो गए, उतारू हो गए। लेकिन अंग्रेज बड़े तैयार थे, है ना, अंग्रेज बड़े क्या थे, तैयार थे। अंग्रेज तैयार थे तो इसी कारण अंग्रेजों ने शीघ्र इन्हें क्या कर दिया, निशस्त्र कर दिया, यानी उनसे शस्त्र छीन लिए गए और शस्त्रहीन कर दिया गया। 10 अगस्त 1857 को बम्बई कैवलरी के सैनिकों ने अपने वही कैवलरी जिसने पहले साथ दिया था अंग्रेजों का और अपने साथियों की मदद नहीं की थी, अब उसकी बारी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो विद्रोह होते थे उस कारण अंग्रेजों को दबाने में बड़ी आसानी हुई। इसके सैनिकों ने कमांडर के आदेश मानने से इनकार कर दिया और अपने अन्य साथियों को भी इसका अनुसरण करने को कहा। उनसे भी कहा आप भी ऐसा ही करें और अंग्रेजों का जो आदेश है उनको नहीं माने। लेकिन परंतु अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार ने कठोर यहाँ कदम उठाए, क्योंकि पहले से जो यहाँ क्रांति हो चुकी थी, इस बार ब्रिटिश सरकार क्या थी, बड़ी ही तैयार थी। तो उसने यहाँ पर फटाफट क्या किया, एक सैनिक को क्या कर दी, गोली मार दी गई। यानी जब पहले इसको क्या किया, शस्त्रहीन किया, फिर जो 10 अगस्त 1857 को बम्बई कैवलरी का एक सैनिक था, उस एक सैनिक ने क्या की, अव्यवस्था उत्पन्न करने की यहाँ प्रयास किया और अपने साथियों को भी विद्रोह करने के लिए जब उसने प्रोत्साहित किया तो इस साथी को अंग्रेजों ने क्या कर दी, गोली मार दी और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और 5 जो इस 12वीं जो बम्बई नेटिव इन्फेंट्री है, इसके 5 जो और सैनिकों यानी जो 5 इसके मुख्य नेता थे, उन मुख्य नेताओं को क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। और शेष सभी भारतीय जो थे सैनिक उनको क्या कर दिया, उनसे क्या कर दिया, निशस्त्र कर दिया और उनको यहाँ पर छोड़कर सावनी को चला जाना। यानी 25 ऐसे सैनिक थे जिनको क्या किया, सावनी छोड़कर के बाद में जाना पड़ा क्योंकि उनसे हथियार ले लिए गए। तो इस प्रकार जो नसीराबाद के नपुंसक क्रांति को क्या किया, अंग्रेजों ने तत्काल रूप से दबा दिया। और इसके बाद में
एजीजी ने यहाँ पर आदेश दे दिया कि नसीराबाद के अंदर उपस्थित जो भी हिंदू सिपाही उनको सेवा से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम देखा कि इस जो सुलगती आग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तुरंत ही इस पर काबू पा लिया था, यानी उस तुरंत ही समय के अंदर, जिससे क्या हुआ, इस क्षेत्र में फिर क्रांति की जो ज्वाला है वो आगे नहीं भड़क पाई थी। अब देखेंगे क्रांति का जो दूसरा केंद्र था नीमच। अब देखो होता क्या, ये क्रांति का जो दूसरा केंद्र था नसीराबाद के बाद, तो यहाँ पर भी क्या होती है, क्रांति की ज्वालाएं प्रज्वलित हो जाती है। नसीराबाद नीमच, जो नसीराबाद से नीमच कितना था, 120 मील की दूरी पर था। जब मेरठ के अंदर विद्रोह होती है 10 मई 1857 के, उसकी सूचना इस सैनिक के, जो छावनी के सैनिकों को भी प्राप्त होती है। इसी कारण यहाँ पर क्या होती है, बड़ी उत्तेजना फैल जाती है। लेकिन क्या करते, लेकिन जो यहाँ की 72वीं इन्फेंट्री के जो ब्रिटिश अधिकारी होते, उन्होंने किसी तरीके से इन 72 जो नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को समझा बुझा करके इनको क्या कर दिया जाता है, एक बार के लिए इनको शांत कर दिया जाता है। इस कारण यहाँ कुछ समय के लिए क्या होता है, विप्लव है जो यहाँ विद्रोह कहते हैं वो टल जाता है। लेकिन जब नसीराबाद के अंदर जब विद्रोह की सूचना यहाँ पहुँचती है, तब यहाँ का जो अधिकारी होता है कौन, कर्नल एबॉट, है ना, वो क्या करता है, वो बड़ा ही घबरा जाता है। तो वो घबरा कर उसने भारतीय जो सैनिक अधिकारियों को एकत्रित करके उन्हें कुरान और गंगा जल पर हाथ रख करके शपथ दिलाता है कि वो क्या करेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे। और खुद कर्नल एबॉट ने भी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ दी कि वो अपने भारतीय सैनिक अधिकारियों पर क्या करेगा, पूरा भरोसा रखेगा, उन पर कभी वो अविश्वास नहीं करेगा। ये 2 जून से पहले की घटना है। अब इसके बाद क्या होता है, 2 जून को फिर जब इसको थोड़ा डर और ज़्यादा हो जाता है, तब कर्नल एबॉट ने क्या किया, सैनिकों को जो परेड का मैदान होता है उसमें इसको एकत्रित करता है और उसमें सैनिकों को ये कहता है कि उसके अधिकारियों ने भी वफादारी की क्या कर ली है, शपथ ले ली है। इस कारण वो भी क्या करें, वफादारी की क्या करें, शपथ लें। तो इस तरीके से ये जब यहाँ चल रहा था, और उनसे भी का कौन, जो हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और जो कुरान की क्या किए, गंगा जल और जो कुरान है उसके ऊपर क्या किया, शपथ लेने को यहाँ पर कहा था। अब देखो स्थिति बड़ी विकट होती, उनको शपथ दिलाई थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। पहले इनके अधिकारियों को दिलाई, फिर 2 जून को इनके सारे सैनिकों को यहाँ पर दिलाई। और कर्नल एबॉट ने एक बार फिर खुद ने भी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली कि जिसमें कि वो अपने अधीन सिपाहियों का पूर्ण क्रांति प्राप्त कर सके, मतलब इनका पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सके। इसलिए उसने भी क्या ली थी, बाइबल पर हाथ रख करके क्या ली थी, शपथ यहाँ पर ली थी। अब देखो उस दौरान एक घटना होती, एक सैनिक होता, उसमें से घुड़सवार सेना का एक सैनिक मोहम्मद अली, ये नाम आप याद रखना, मोहम्मद अली, क्योंकि ये नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद अली होता है, मोहम्मद अली बेग पूरा नाम था इसका, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने आगे निकल करके, यानी आगे आया जो सेना के बीच से, इसने कर्नल एबॉट को चुनौती भरे शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि आप हमसे शपथ की बात कर रहे हो, क्या अंग्रेजों ने कभी शपथ का पालन किया है, क्या आपने क्या अवध का अपहरण नहीं किया? तो अगर आप अपनी शपथ पर नहीं रह सकते, आपने अपनी शपथ का कभी पालन नहीं किया, तो भारतीय भी क्या है, शपथ का पालन करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। हालांकि कर्नल एबॉट ने किसी तरीके से इस मोहम्मद अली बेग को समझा बुझा कर क्या कर लिया था, शांत कर दिया था उस समय तो। लेकिन फिर क्या था, 3 जून 1857 को जो नसीराबाद की क्रांति के समाचार यहाँ पर क्या होते हैं, नीमच पहुँच जाते हैं। और जैसे ही इन क्रांतिकारी सैनिकों के विप्लव की सूचना पहुँचती है, तो 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे, है ना, रात्रि के 11 बजे यहाँ पर वहाँ भी यानी नीमच के अंदर भी क्या होता, सेना क्या कर देती है, विप्लव कर देती है। और स्थल सेना ने समूची सेना को घेर लिया और उसको क्या करवा दिया, समूची जो सैनिक छावनी को घेर करके उसको क्या कर दी, आग लगा दी। यानी यहाँ पर रात को सैनिक विद्रोह करके कुछ सैनिक तोपखाने की ओर बढ़ते हैं और तोपखाने पर अधिकार कर लेते हैं और फिर उनसे 2 गोले दागते हैं तोपों से। इससे बाकी सारे जो सैनिक भी क्या होते हैं, यानी जो 7वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है वो क्या करती है, अपनी कतार को भंग करके और विप्लवकारियों के साथ मिल करके इनके साथ में छावनी को घेर देती है और उसमें क्या लगा देती है, आग लगा दी। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर मेजर के बंगले में भी क्या कर दी जाती है, आग लगा दी। यानी नसीराबाद के जैसा किया जाता है यहाँ पर भी।
विप्लवकारियों ने छावनी में आग लगा दी और वहाँ पर क्या करते हैं, वो लूटपाट करने लग जाते हैं। यानी वहाँ कुछ भी नहीं, पीछे प्रत्येक मकान में आग लगा दी। उसमें रहने वाले जो ब्रिटिश लोग थे वो डर करके वहाँ से अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से क्या आते, भाग खड़े हुए। ब्रिटिश अधिकारी, उनके प्रेरणा, सब कुछ वहाँ के पास। एक ब्रिटिश यहाँ अधिकारी था, कप्तान मैकडोनाल्ड, उसने हालांकि यहाँ के किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु वो भी क्या हुआ था, असफल रहा था। क्यों असफल रहा? क्योंकि जो यहाँ के इसके साथ में जो सैनिक थे किले की सुरक्षा करने वाले, उसने क्या किया था, इनका साथ नहीं दिया था, विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। इस तरीके से यहाँ विद्रोही ने यहाँ क्या कर ली थी, लूटपाट। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ध्यान रखना, यूरोपीय अधिकारी और उनके परिवार थे, उनको इन जो सुरक्षा के लिए जो सैनिक थे उन्होंने किसी प्रकार की क्या थी, हानि नहीं पहुँचाती। और बंगलों पर तैनात सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर जो गोली चलाने का आदेश दिया तो इन्होंने इनकार कर दिया और कुछ समय बाद वे क्या करते, अपने साथियों से मिल गए। ऐसा विश्वास किया जाता कि इसमें 2 स्त्रियां तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगी और अनेक बच्चों को जो अग्नि की ज्वाला के अंदर क्या, जो मैं यहाँ के इनके बंगले वगैरह उसमें क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। तो उसमें एक अंग्रेज सार्जन था, उसकी पत्नी थी और एक ऐसा बच्चा था, उसको क्या किया, उसकी टांगे पकड़ करके उन्होंने क्रांतिकारी ने इसके अंदर क्या कर दिया था, फेंक दिया था। बाकी अधिकतर के साथ में इन्होंने क्या किया था, कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं किया था। अब तो इस तरीके से यहाँ क्या खजाना वगैरह लूट पाट करके ये सैनिकों ने अब भी जाने की तैयारी। अब यहाँ से जान, उस समय यहाँ के इन अंग्रेज अधिकारियों के साथ में कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में यहाँ से जो अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे लगभग कितने थे, 40 की संख्या के अंदर थे, वो यहाँ से क्या हुए, अब भाग जाते हैं, है ना। तो क्रांतिकारी जो निरंतर उसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। अब देखो ये भाग के डर के मारे ये जो अंग्रेज अधिकारी, एक डूंगला गांव होता नाम, ये ध्यान रखना, डूंगला गांव में पहुंचते और वहाँ का किसान होता, एक नाम है उसका रुग्गाराम। किसान रुग्गाराम क्या करता है, इनको शरण प्रदान करता है और इनके लिए खाने पीने की क्या करता है, व्यवस्था करता है। अब देखो क्रांतिकारी सैनिक की पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाते और इनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, है ना। इनको क्या कर लिया जाता है, इनके द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा इनको भागे हुए जो 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी थे, इनको घेर लिया जाता है। अब यहाँ पर जब इनको घेर लिया जाता है और ये डूंगला गांव जब पहुँचते हैं विप्लवकारी, तभी पीछे उदयपुर की सेना लेकर के उचित समय पर उनकी सहायता के लिए कौन आ जाता है, कैप्टन सावर्स यहाँ पर पहुँच जाता है। जो बेदला का राव बख्त सिंह वगैरह, उनको लेकर के यहाँ डूंगला गांव पहुँच जाता है। तो इसके कारण इसके पहुँचते ही जो क्या थे, विद्रोही सैनिक थे, वो यहाँ से भाग खड़े होते हैं और इस प्रकार इनकी रक्षा हो जाती है। अगर ये नहीं आता तो इनका जीवन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। फिर क्या करता ये जो बेदला का राव, जो बख्त सिंह है, इनके लिए पालकिन, घोड़े, हाथी आदि की व्यवस्था करके अंग्रेज जो पुरुष, औरतें और बच्चे थे उनको सुरक्षित उदयपुर पहुंच जाता, जहां पिछोराल झील के अंदर जो बने जग मंदिर के अंदर, जो क्या जग मंदिर जो महल है उसके अंदर उनको क्या किया जाता है, ठहराया जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और हो जाती है। जब ये 40 अधिकारी वगैरह भागे, 2 अधिकारी इनसे अलग हो गए थे, उनके नाम डॉक्टर मरे और डॉक्टर ज्ञान, जो इनसे बिछड़ गए। तो जब बिछड़ करके ये भाग रहे थे और जब भूख प्यास व्याकुल और इसमें अब ताकत अधिक भागने की नहीं थी, तब वो जो सादड़ी के पास में एक केसुदा गांव पहुंचते हैं, जहाँ केसुदा गांव के लोग होते हैं, एक तो पंडित यदुराम, पटेल राम सिंह और पटेल केसरी सिंह तथा ओंकार सिंह, इनको शरण प्रदान करते और भोजन आदि की व्यवस्था करते। अब देखो इनका पीछा करते हुए जो विद्रोही जो सैनिक होते हैं वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं और इनको जो ब्रिटिश शरणार्थियों को देने की मांग करते हैं। लेकिन ऐसा करने से ये लोग क्या करते, इनकार करते। जब गोली चलाने की धमकी देते फिर भी गांव वाले क्या करते, इनको सौंपने से मना करते। देखो इस तरीके की बात, अंग्रेज ऐसा कोई मौका आते ही वो भारतीयों को सीधा गोली से भूनने से नहीं चूकते थे। अब यहाँ के लोग ही क्या करते हैं, इनको सौंपने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसी समय बेंगू का रावत और जो चादड़ी का हाकिम होता वो यहाँ पहुँच जाते हैं और बाद में यहाँ हालांकि थोड़ा संघर्ष होता है और इसके बाद में क्या किया जाता है, यहाँ से फिर विद्रोहियों को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो इस प्रकार विद्रोही अपने उद्देश्य में क्या होते हैं, सफल नहीं होते और उनको भी फिर क्या किया, रात को ही अंधेरे में निकाल करके क्या किया जाता, उदयपुर ले दिया जाता है। अब देखो क्या था, 5 जून को क्रांतिकारियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए क्या किया, प्रस्थान किया और उन्होंने आगरा जेल में बंद अपने क्या किया, सभी कैदियों को भी मार्ग में क्या कर लिया, छुड़ा लिया और सरकारी खजाने में से 1,26,900 रुपये लूट करके क्या किया, अपने साथ ले गए। परंतु आगरा का बाजार सुरक्षित रहा, यानी आगरे के बाजार को इन्होंने नहीं लूटा था। अब देखो ये क्रांति का जो घटना का हम दूसरा पार्ट अब पढ़ेंगे। तो अब देखो इसमें होता क्या है दूसरे पार्ट के अंदर, उसको देखते हैं। तो नीमच के जो क्रांतिकारी है वो देवली भी पहुँचे। अब देखो कुछ तो अब चले गए वहाँ,
दिल्ली की तरफ, और कुछ क्रांतिकारी जो कहाँ पहुँचे, देवली पहुँचे, है ना। अब देवली पहुँचने से पहले काफ़ी लंबा सफ़र था, है ना। तो इन्होंने यहाँ से ये जब लूट माट का माल और बैंड बजाते हुए जब जा रहे थे तो चित्तौड़ है, हमीरगढ़, बंदेड़ा आदि, और वहाँ से जो भी सरकारी बंगले आते लूटते हैं, आड़ पर जाते, फिर शाहपुरा पहुँचे। और शाहपुरा का जो राजा था, शासक था, उसने इनकी बहुत अच्छी मदद की थी। 2 दिन तक उन्हें अपने यहाँ रोका और उनके रसद आदि की व्यवस्था की। और बाद में यहाँ से वो निमाहेड़ा गए, जहाँ भी निमाहेड़ा के अंदर जनता ने भी इनकी बहुत अच्छी मदद की थी। इसके बाद वो निमाहेड़ा से फिर कहाँ पहुँच गए, यहाँ देवली पहुँचे। देवली जो सैनिक छावनी, वहाँ पहुँचे और इस सैनिक छावनी को उन्होंने क्या कर दी, आग लगा दी और यहाँ पर क्या की थी, लूटपाट मचाई थी। ऐसा विश्वास किया जाता कि देवली छावनी में कोई ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि इस छावनी को पहले ही खाली किया जा चुका था और वहाँ से जो ब्रिटिश अधिकारियों को मेवाड़ स्थित जहाजपुरा कस्बे में क्या कर दिया था, बचा दिया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ क्या थी, पहले ही तैयारी कर रखी थी। इस कारण यहाँ पर क्रांतिकारियों को क्या थी, सफलता नहीं मिली थी। अब क्रांतिकारी क्या थे, यहाँ से फिर वो टोंक पहुँचते हैं। टोंक की जो नवाब होता है, नवाब की सेना भी क्या करती है, इनका स्वागत करती है और काफ़ी सारी सेना इनके क्या होती है, साथ में मिल जाती है और इस कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। और इसके बाद विप्लवकारी रास्ते में क्या होता है, कोटा जो कंटिनमेंट होता है, उनके सैनिकों को भी क्या करते हैं, अपने साथ चलने के लिए कोटा जो रेजिमेंट थी या जिसे कोटा कंटिनमेंट कहते हैं, उसके जो 60 व्यक्ति थे उनको भी देवली छावनी से अपने साथ मजबूर कर लेते हैं। हालांकि ये नहीं जानते, देखो मजबूरी के कैसे होते हैं लोग, मजबूरी में इसको चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन बीच रास्ते से ये सैनिक भागकर निकल गए और कुछ दिनों बाद वापस कहाँ आ गए, देवली पहुंच गए। यानी माडे का पाडा, अपनी जो मारवाड़ी कहावत है, वैसा इनके साथ किया। तो वो कैसा निहल करने वाले थे, बीच रास्ते से वापस इनको अपने साथियों का साथ छोड़ करके वापस देवली आ गए थे। और बाकी जो शेष सैनिक थे वो कहाँ पर पहुंच गए, वो जो दिल्ली के अंदर का जो अपने साथी थे उनका मदद देने के लिए वहाँ दिल्ली पहुंच गए थे। अब देखते हैं इनके आसपास की स्थिति। अब देखो आसपास के अन्य स्थानों की स्थिति भी बड़ी विस्फोटक होती जा रही है, जिसमें मालवा, महू, सलूबर इत्यादि स्थानों पर क्रांतिकारियों के आक्रमण निरंतर क्या होते रहे, बढ़ते जा रहे थे। और उदयपुर के स्थित जो खेरवाड़ा और सलूबर की स्थिति भी बड़ी नाजुक हो। कैप्टन चावर्स के विचार था कि इन क्षेत्रों की रक्षा करना अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां के हो रही थी और इस गतिविधियों से अंग्रेज बड़े ही क्या हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे। अब इस भयभीत होना भी अंग्रेजों का स्वाभाविक था, क्योंकि वो विचार कर रहे थे फिर एक बार डर हो गया कि फिर ये सैनिक कहीं कहाँ नहीं पहुँच जाए, अजमेर। लेकिन ये सबसे बड़ी इस क्षेत्र में देखने योग्य बात ये थी कि एक बार फिर इनको रोकने का कोई प्रयास राजस्थान के एजीजी जो लॉरेंस थे उनके द्वारा नहीं किया गया। जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स, वो निरंतर क्या कर रहे थे, इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो निरंतर इनके पीछे लगे हुए थे। लेकिन एजीजी ने क्या किया था, इनको रोकने का क्या किया था, प्रयास नहीं किया था। अब बात है इसका जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ेंगे कि वापस यहाँ पर दोबारा किस तरीके से जो विप्लव हुआ, उस विप्लव की हम बात देखेंगे। जैसे नसीराबाद के अंदर भी 2 बार विप्लव हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ था, 2 बार विप्लव हुआ था। यानी अब जब सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए, पीछे क्या था, कंपनी की सरकार यानी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, नीमच के ऊपर पुनः वापस अधिकार कर लिया था। और इस अधिकार के बाद यहाँ का नया एक जो जैक्सन है उसको भी सूचना मिली, जो कंपनी का कमांडर था, अधिकार होने के बाद दोबारा कि छावनी के जो भारतीय सैनिक वो दोबारा विद्रोह करने वाले। ये जानकारी कब मिलती है, 12 अगस्त 1857 को नीमच के द्वितीय कैवलरी के जो कमांडर था कर्नल जैक्सन, उसको सूचना मिली कि यहाँ के जो क्या करने वाले, भारतीय जो सेना है वो विद्रोह करने वाली, और उसकी योजना क्या है, समस्त जो यूरोपीय अधिकारी है उनकी क्या करनी है, हत्या करनी। तो इसकी क्या कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, या फिर होती इसी कारण यूरोपीय सैनिकों को उसने बुला लिया, किसने, कर्नल जैक्स ने। इसी घटना को लेकर उसने यहाँ पर क्या कर दिया, यूरोपीय सैनिकों को बुला लिया। इस घटना ने नीमच स्थित भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया, उत्तेजित, और परिणाम रूप वहाँ पुनः क्रांति की ज्वालाएं धधकने लग गई थी, है ना। तो इसी धधकने के अंदर क्या हुआ था, उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की क्या कर दी गई, हत्या। ये जो 83वीं रेजिमेंट का यूरोपीय अधिकारी था वो मारा गया और 2 अधिकारी इसमें क्या हो गए, घायल हो गए। और जो लेफ्टिनेंट व्हीलियर किसी यूरोपीय की बंदूक से क्या हो गया था, घायल हो गया था।
और सैनिकों ने क्या किया था, कर्नल जो जैक्सन का आदेश पालन करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, है ना। तो इस घटना से ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर बड़े घबरा गए थे, है ना। जो इसी कारण इनके बीच में आपस में ही झगड़ा हो जाता है। यानी क्या होता है, हस्तप्रत जब हो गए, डर गए, चित्रवियुद्ध स्थिति के अंदर क्या था, एक जो यूरोपीय थे उसकी बंदूक से ही दूसरा यूरोपीय अधिकारी और जो लेफ्टिनेंट, अभी जो हमने देखा था ये लेफ्टिनेंट व्हिलियर, ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, घायल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के बीच में आदेश दिए जाने के संबंध में भी वाद विवाद खड़े होंगे और अंत में निश्चय किया गया कि नीमच के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और अधिक संख्या के अंदर क्या किए जाएं, सैनिक बुलाए जाएं। ये सैनिक बुलाने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। फिर होता क्या है, अंत के अंदर इसी बीच उदयपुर की सहायता से क्या कर लिया, क्रांति को दबा दिया। यानी मेवाड़ी सैनिक यहाँ पहुँच जाते हैं और उस सैनिकों की मदद से क्या किया, सावनी में शांति स्थापित कर दी जाती है। इस तरीके से ये एक थोड़े समय के लिए विद्रोह हुआ था, इसको क्या कर दिया, हालांकि अंग्रेजों ने सक्रिय करता के तुरंत ही दबा दिया, जैसे नसीराबाद में किया वैसे यहाँ पर दबा दिया गया था। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, अपनी सूझबूझ और तुरंत ही कार्रवाई करके जो वापस से जो उपद्रव होने को क्या किया था, उसको रोक दिया था। तो ये थे उनके ठिकानों की किस तरीके से स्थिति थी, कैसे व कहाँ कार्यक्रम हुए, कैसे क्या कार्यक्रमों का संचालन किया क्रांतिकारियों ने, अंग्रेजों ने क्या कार्यक्रम स्थापित किए, वो सारी देखी, क्या घटनाएं थी, घटनाओं को हमने इसमें देख लिया। और अंग्रेजों की ऐसी सूझबूझ अगर भारतीय सैनिकों के अंदर या जो विद्रोही करने वाले लोगों के अंदर होती तो स्थिति भारतीयों की क्या थी, बड़ी ही अलग होती। अहुआ के अंदर, अहुआ यानी मारवाड़ ठिकाने के अंदर जो ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह, या ऐसा हम कह सकते हैं कि हरिनपुरा का विद्रोह। तो ये विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इसकी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम इसके अंदर क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे। अब देखो यहाँ क्या होती है, क्रांति की शुरुआत अगस्त 1858 के अंदर क्रांति की जो ज्वाला है वो समस्त राज्य में फैलने लगती है, पूरे राजपूताने के अंदर ये ज्वालाएं फैलने लगती है। अब देखो यहाँ पर 21 अगस्त को हरिनपुरा स्थित जोधपुर की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश पालन करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। देखो अब होता क्या है, अब जोधपुर राज्य के जो कुछ सैनिक, या कह सकते हैं एरिनपुरा के कुछ सैनिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर गए हुए थे, आबू पर्वत के ऊपर गए हुए थे। तो जब ये सैनिक आबू पर्वत पर गए हुए थे तब एक अनादरा के जो ठाकुर थे उसने विद्रोह कर दिया और उसको दबाने के लिए इन सैनिकों को भेजा गया और वहीं से इनके बीच में कोई समाचार मिले और इन सैनिकों ने क्या कर दिया, जो आबू के ऊपर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। कहाँ पर, माउंट आबू पर, वहाँ विद्रोह करके जो अंग्रेज सैनिकों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इस हमले के अंदर जो वहाँ का अंग्रेज अधिकारी था हॉल, वो तो बच गया, लेकिन जो एजीजी लॉरेंस था उसका जो बेटा था वो यहाँ पर क्या हो गया, घायल। हालांकि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या गए, बच गए और कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की। अब यहाँ के ये विद्रोही सैनिक क्या थे, बाद के अंदर वहाँ से चल कर के एरिनपुरा जो कि पाली के अंदर सैनिक छावनी थी वहाँ पर आ गए। तो इनकी जब सूचना इन अधिकारियों को मिली तो इन्होंने भी क्या कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया था एरिनपुरा के सैनिकों ने। और एरिनपुरा के सैनिकों के विद्रोह के समय यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कार्मोली और एक अन्य सार्जेंट या 2 यूरोपीय थे, बाकी सारे के यहाँ के सैनिक थे। अब देखो यह क्रांतिकारी ज़्यादा होने के कारण क्रांतिकारियों के साथ में इस कार्मोली को चलने के लिए क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 3 दिन बाद क्रांतिकारियों ने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोग थे जो क्या करते थे, इसके समर्थक बने हुए थे। किसके, कार्मोली के, जिसमें एक सैनिक था अब्बास अली करके, उसने हरदम क्या की थी, इस कार्मोली की सुरक्षा की थी और कुछ जो घुड़सवार जो लोग थे सैनिकों, उसको भी अपनी तरफ मिला करके हर पल इसकी रक्षा की और इनके विरोध के कारण ही जो क्रांतिकारी इनको नहीं मार पाए थे और बाद में ये इनके चंगुल से बचा करके भी ले गया था। अब देखो यहाँ सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, भील सैनिकों ने भी क्या किया, क्रांतिकारियों का साथ दिया। यानी साथ कैसे, भील सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था लेकिन फिर भी जब यहाँ पर भील सैनिकों को कहा गया, जब तोपखाने के ऊपर नियंत्रण लेने का प्रयास किया, कार्मोली ने बहुत सारी कोशिश की कि तोपखाने की तरफ जाए। जब सैनिक उस तरफ दौड़ रहे थे उनको भी धमकी दी, काफ़ी तरह प्रयास किया, लेकिन सैनिकों ने इसका हर प्रयास विफल कर दिया और बाद में इसने भील सैनिकों को साथ लेकर के भी इन जो क्रांतिकारी यानी विद्रोही सैनिकों पर आक्रमण करने को कहा, लेकिन भील सैनिकों ने क्या किया, इनका साथ नहीं दिया।
किसका, इस कारमौली। तो इस तरीके से भील लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारियों का मतलब मुख्य रूप से साथ दिया। वैसे इनकी स्थिति ज़्यादा थी, इस कारण भील सैनिकों ने कहा कि अब इनसे संघर्ष हम नहीं करेंगे और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश नागरिक और परिवारों को क्या कर लिया, अपने हिरासत के अंदर ले लिया। वहाँ सेना ने अपने यहाँ जो इनका परेड का मैदान था उसके अंदर रात भर के लिए लगा। यदि भी कुछ समय बाद उन्हें रिहा करने का कारण यही था, जो अब्बास अली थे जिसने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर दिया था। ये जो वफादार लोग थे ये कारमौली के प्रति वफादार बने रहे और इनके विरोध के कारण ही क्या कर सके, सैनिक इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और बाद में इनकी रक्षा करते हुए ये यहाँ से इनको क्या करता, निकाल करके ले जाता है। अब जब यहाँ से निकाल करके ले जाता है ये, और इधर जो एरिनपुरा के जो विद्रोही सैनिक हैं वो क्या करते, यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते। अब जब दिल्ली की ओर ये प्रस्थान कर रहे होते हैं तो इसकी सूचना जो अब्बास अली के माध्यम से ये कारमौली कहाँ भेज देता है, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है मैक मॉनसन को भेज देता है और मैक मॉनसन से तुरंत क्या करता है, सहायता की मांग करता है। अब देखो मैक मॉनसन वहाँ से ओनार सिंह के, जो जोधपुर का किलेदार होता है, ओनार सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेज देता है जो तो साथ में अपने 2 तोहफे भी लेकर के आए थे और इनके आने वाले रास्तों में इसका क्या करता, इंतजार करता। क्योंकि ओनार सिंह के पास में थोड़ा कम बल था, इस कारण उसने पाली के अंदर रुक करके उसने इस सेना का क्या किया, इंतजार करने का निश्चय किया। इधर जो विद्रोही सैनिक ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इन्हें सूचना मिली कि सामने ओनार सिंह रास्ते के अंदर उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है और तैनात है और उसके पास तोहफे भी है। तब इन सैनिकों ने क्या किया, अपना रास्ता बदल दिया और ये खेरवा की तरफ चले गए। अब जब खेरवा की तरफ चले गए तो वहाँ एक बंदा था खेरवा के अंदर, वो था ठाकुर खुशहाल सिंह। ये ठाकुर खुशहाल सिंह वहाँ पर इनका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, है ना। और ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्या किया, इनको अपने साथ ले लिया। खेरवा से सैनिकों से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो हमने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है और हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ। तो उन्होंने कहा कि चलो दिल्ली की तरफ थोड़ी देर रहो और हम यहीं रह करके अंग्रेज़ों का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या था, पिछले कुछ वर्ष अब ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनको सहयोग क्यों दिया, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर महाराजा के आपसी संबंध क्या थे, तनावपूर्ण थे और वर्तमान परिस्थिति में ठाकुर जो खुशहाल सिंह है इस अवसर से क्या करना लाभ। अब देखो इसकी थोड़ी बात हम कहेंगे। अब देखो जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, जो नाथ संप्रदाय से बड़े प्रभावित थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके समय भी अंग्रेजों को और उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, इस कारण आखिर जाकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इस स्थिति के अंदर क्या था, जब महाराजा की बाद में मृत्यु हो जाती है 1843 में, इसके संतान थी नहीं, तब ईडर से, ईडर जो रियासत थी, ईडर वाले कहाँ से, राजपूत यहाँ जोधपुर से ही गए हुए थे। तो जब भी क्या होता था, जब भी ईडर वालों की कोई संतान नहीं होती थी तो किसी जोधपुर से किसी व्यक्ति को ले जाया जाता और जब जोधपुर में कोई निसंतान राजा मर जाता तो ईडर से यहाँ लाया था। इस समय जब मान सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसके कोई पुत्र नहीं था, तो ईडर से एक बंदे को लाया गया था और उस बंदे का नाम था तख्त सिंह। तख्त सिंह को यहाँ ला करके क्या बनाया गया, जोधपुर का महाराजा बनाया गया। अब देखो तख्त सिंह क्या था, गुजराती व्यक्ति था, उसने यहाँ मारवाड़ियों की अपेक्षा की, यानी जो मारवाड़ी लोग थे उनकी अपेक्षा की और उसकी जगह अपने साथ ईडर से जो लोग हैं गुजराती लोगों को ला करके क्या किया, प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इससे जो मारवाड़ की प्रजा और सामंतों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे और यहाँ तक कि मारवाड़ की प्रजा और सामंत इस तख्त सिंह को विदेशी शासक भी क्या करने लगे, समझने लगे। और इसके बाद क्या था, तख्त सिंह ने सामंतों पर रेक तो लेते ही थे, इसके अलावा नजराना भी लगाना प्रारंभ कर दिया, हुक्मनामे की राशि भी इस पर लगा दी। तो इससे क्या हो गया, सामंतों इसके बीच में विद्रोह हो गया। अब अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे कि सामंतों और शासक में विद्रोह रहे, तभी उनका फायदा था, तो अंग्रेजों ने पूरा इसको सपोर्ट किया था तख्त सिंह को, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में क्या रहते, संबंध बहुत ही बड़े बिगड़ रहे थे। अब इधर क्या था, एक मामला था जो जिनके कारण ठाकुर खुशहाल सिंह और इस तख्त सिंह के बीच में विरोध का मुख्य कारण था। वो कारण था बिठोड़ा, जहाँ भी हमें युद्ध भी वहीं होगा। बिठोड़ा नामक एक ठिकाना था। तो बिठोड़ा का जो ठिकाने का ठिकानेदार था वो भी क्या था, निसंतान मर गया था, है ना। वो क्या हो गया था, निसंतान मर गया था। तब यहाँ पर क्या किया था, यानी सॉरी मरा नहीं था, यहाँ पर क्या था, जो यहाँ का ठिकानेदार था उसके भी क्या थी, कोई संतान नहीं थी। उसने तब बिठोड़ा के ठाकुर ने क्या किया था, महाराजा जो तख्त सिंह थे उनकी अनुमति से एक बंदे को क्या लिया था, गोद लिया था, जिसका नाम था कान्जी। उस बंदे को इसने क्या लिया था, गोद लिया था। अब जब कान्जी को गोद लिया तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, ठाकुर खुशहाल सिंह को, और उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई वो उसके अंडर में है और वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को क्या करना है, उसका उत्तराधिकारी अगर पुत्र वगैरह नहीं है तो वो उससे पूछेगा।
हुआ बड़ा ठिकाना था और ये छोटा था, इस कारण ये इसके हुआ के प्रभाव में था। तो अगर कि वहाँ कोई ऐसी समस्या है तब क्या करेगा, वो उससे पूछे। तो इस अवसर को लेकर के दोनों में संघर्ष हुआ था। इधर जब ये ठाकुर मर जाता है वहाँ का, और कान्जी वहाँ क्या क्या बन जाता राजा, लेकिन अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह क्या करता है, कान्जी को बंदी बना लेता है। अब कान्जी को बंदी बना लेता है और इस बात से बड़ा संघर्ष हो जाता है, और तभी इसको छोड़ता है जब क्या होता है, ये 10,000 रुपये उसको देना, किसको, ठाकुर खुशहाल सिंह को देना स्वीकार कर सकता। तो इस कार्रवाई से क्या हो गया, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है वो बड़ा ही क्रोधित हुआ था, और उस ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसके कहने पर जो महाराजा तख्त सिंह ने क्या कर दिया था, ठाकुर खुशहाल सिंह पर क्या कर दिया था, 3,000 रुपये का जुर्माना कर दिया था, है ना। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहा जुर्माना उर्माना कुछ नहीं है हमारे पास, और इसके अलावा क्या किया कि जुर्माना ऐसे ही है, उसने जुर्माना के हम अदा करेंगे। तो जुर्माना कैसे अदा किया, ठाकुर खुशहाल सिंह अप्रैल 1857 की बात है, उसने बिठूड़ा गांव में जाकर आग लगा दी, और बिठूड़ा का जो ठाकुर था कान्जी, उसकी क्या कर दी, इसने हत्या करवा दी। अब इस बात से लेकर के महाराजा तख्त सिंह ने क्या किया, इसको दंडित करने के लिए एक सेना भेज दी ठाकुर खुशहाल सिंह के, जिसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को जब आवश्यकता हो गई, अंग्रेज़ों ने सहायता की मांग की, और तब वहाँ से सेना भी क्या करनी पड़ी, हटानी पड़ी थी। तो इस बात को लेकर के बिठूड़ा के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर के क्या कर दिया था, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। इसके अलावा सामंतों को एक विशेषाधिकार भी प्राप्त होता था। वो विशेषाधिकार ये होता था कि कोई भी सामंत कि पहले क्या होता था, जागीरदार सामंत की अनुमति के बिना कोई भी उसकी जागीर को छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के महाराजा ने इसके इस अधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इससे भी महाराजा से एक बड़े रुष्ट थे, और इसके राज्य के 2 महाजन जब राज्य को छोड़ करके चले गए थे इसकी जागीर को, तब जोधपुर के राजा ने इनकी मांग की थी उनको सौंपने की। लेकिन जब जोधपुर के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट के दबाव में ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार। ये वो चीज़ें थी जब इनके बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। अब इस तरीके का दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या था, दोनों के बीच में संघर्ष होना जरूरी है। तब ठाकुर खुशहाल सिंह को पता था मैंने ये सारी उसकी हत्या की है, तो अब क्या होगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। अब जब मेरे ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी, तो उसने इस सैनिकों को क्या कर लिया, जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे उनको यहाँ पर रोक दिया, कहा कि हम यही क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो इस तरीके से दोनों ने मिलकर के यहाँ क्या किया, संघर्ष का सामना करने का निश्चय किया। अब देखो घटना क्या होती है, जब ओनार सिंह को इस तरफ भेजा ही गया था, इसी समय एक बंदा और था जिसका नाम था कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी और एक था कैप्टन हितकोट। इन दोनों के नेतृत्व के अंदर यहाँ अहुआ के अंदर क्या भेज दी गई, सेना भेज दी गई, कुशलराज सिंघवी और कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में। तो इस सेना का जो सामना है 8 सितंबर 1857 को हुआ, है ना। महाराजा जोधपुर की सेना और क्रांतिकारियों का नेतृत्व अहुआ के ठाकुर कर रहे थे। पाली के निकट ये जो बिठूड़ा नामक स्थान, ये तो दोनों संघर्ष पहले बिठूड़ा का, तो यहाँ महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय, यहाँ मतलब पराजय का, बल्कि अपितु उसके अधिकांश अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ लग गए, और जिसमें जोधपुर का किलेदार था जो ओनार सिंह, वो क्या हुआ, इसमें मारा गया, यानी मारा गया। और इसकी जो कुछ तोहफे भी क्या कर गई, इनके हाथ पड़ गई थी, और महाराजा के अनेक जो विश्वास पात्र जो सहयोगी थे वो भी इस युद्ध में क्या हो गए, मारे गए थे। यानी यहाँ पर जो ओनार सिंह है, उस ओनार सिंह के साथ में क्या हुआ था, ओनार सिंह सहित 76 जो लोग थे वो यहाँ पर इस युद्ध के अंदर क्या हुए थे, मारे गए थे। और जो कैप्टन जो हितकोट था, जो लेफ्टिनेंट हितकोट था, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ से क्या हो गया था, जान बचा करके क्या किया था, भाग गया था। जिसे किसने भेजा था, राजस्थान के ब्रिटिश जो एजेंट गवर्नर जनरल कौन था, लॉरेंस था, उसने इसे यहाँ पर भेजा था। ये हितकोट नहीं, हितकोट है ना। हितकोट को बड़ी मुश्किल से अपना क्या कर पाया था, बचाव कर पाया, और उसकी समस्त संपत्ति क्या कर ली, क्रांतिकारियों ने लूट ली थी। और जो राजकीय सेना थी उसके शिविर की जो समस्त जो सामग्री थी वो भी क्या हो गई थी, विद्रोहियों के हाथ में लगी थी। अब देखो ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि यहाँ का जो पॉलिटिकल जो एजेंट था लॉर्ड एजीजी, उसको बड़ी क्या होने लगी थी, चिंता होने लगी थी इस गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए।
इन जो गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सवें जनरल जो लॉरेंस ने आउवा की ओर क्या किया, कूच करने का फैसला किया। क्योंकि जिस तरीके से इस जो बिथोड़ा का युद्ध है, इसमें जो राजकीय सेना और अंग्रेजों की जो अपमानजनक पराजय हुई थी, इस पराजय के कारण अब ब्रिटिश सरकार क्या थी, चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती थी। और इधर डीसा और नसीराबाद के मार्ग पर भी विद्रोहियों की गतिविधियाँ थी, वो भी इनके लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही थी। तो इस बार क्या हुआ, सीधा जो एजीजी है जनरल लॉरेंस, वो भी इधर आया और साथ में उसने कह दिया जोधपुर राज्य की तरफ से जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉनसन, उसे भी क्या किया था, इधर इस रास्ते की तरफ भेज दिया था। अब देखो यहाँ ये जब आ रहे थे और इधर जब एजीजी आया तो बीच में भारी वर्षा हो गई और भारी वर्षा के कारण उसको आहुआ तक आते आते क्या कर लिया, काफ़ी सारा समय लग गया। अब देखो यहाँ बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है। इधर जो दूसरा अब युद्ध होगा 18 सितंबर को सेलावास का, जिसके अंदर ब्रिटिश सेना की तरफ से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन था और सामने था ठाकुर खुशहाल सिंह। अब इनके बीच में क्या होता, 18 सितंबर 1857 को यहाँ बड़ा ही भयंकर युद्ध होता और इस युद्ध को सेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस युद्ध के अंदर दोनों के बीच में भयंकर मारकाट, गोलीबारी वगैरह चलती है, लेकिन इस 3 घंटे के आसपास गोलीबारी होती है और इस गोलीबारी के अंदर विद्रोही जो सैनिकों ने क्या कर ली, अपनी जो तोपें पीछे हटा ली और शहर के भीतरी भागों में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि खुले मैदानों के अंदर क्या था, वो ब्रिटिश सेना से मुकाबला नहीं कर रहे और जो शहर के भीतरी भागों से ब्रिटिश जो तोहफे वहाँ पर कारगर नहीं होती, तो वहाँ से ये क्या कर पाएंगे, इनके ऊपर हमला कर पाएंगे। तो देखो दोनों के बीच में संघर्ष चल ही रहा था। तो इनकी सहायता के लिए जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन इस तरफ आया था। अब तो मैक मॉनसन इस तरफ आया। देखो ये संघर्ष का पहला चरण था, जनरल लॉरेंस हार गया था, हार करके पीछे हट गया था और ये मैक मॉनसन का क्या था, इंतजार कर रहा था। अब जब इंतजार कर रहा था मैक मॉनसन यहाँ आया। अब देखो जो विद्रोही सैनिक जो इनके थे और दूसरे दोनों के एक ही प्रकार की वेशभूषा पहनी हुई थी, इस कारण ये चकित हो गया और विद्रोहियों के शिविर की तरफ चला गया मैक मॉनसन। और विद्रोही ने मैक मॉनसन को क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसके गोली ठोक दी और इस गोली के कारण वो घायल होकर के गिर पड़ा। और गिरते ही फिर विद्रोहियों ने क्या किया, एक जो घुड़सवार विद्रोही थे उसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और इसका हत्या करके इसका जो सर है वो काट करके आहुआ के किले पर टांग दिया। जो इसके बारे में फिर क्रांतिकारी गाते हैं आज भी गीतों में, चंग बाजे ढोल बाजे बल्ले बाजे बांकियो, एजेंट को सिर काट कर दरवाजे पर टांगियो, वो इसी के बारे में गाते। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, अब दूसरे इस चरण के अंदर फिर संघर्ष होता और इस संघर्ष के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट जो जनरल लॉरेंस है, इनको क्या किया था, बड़ा ही संकट का सामना करना, बुरी तरीके से इनका क्या करना पड़ता, हार का सामना करना पड़ता है। तो विप्लवकारी सैनिकों ने न केवल इनके आक्रमण को ही विफल किया, अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, जिसमें ब्रिटिश स्थित पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन और एक अन्य यूरोपीय अधिकारी था उसको शामिल था, उसको क्या कर दिया, मार दिया। और साथ ही साथ जोधपुर सेना के अनेक सैनिक भी क्रांतिकारियों के हाथ मारे गए या और बंदी बना ली गए। इन्होंने मैक मॉनसन का सिर धड़ से काट कर आहुआ के जो किले पर क्या कर दिया, लटका दिया, जो एक प्रकार से उनकी क्या था, विजय का सूचक था। और फिर जनरल लॉरेंस को पीछे हटना पड़ा और आहुआ से लगभग 3 मील की दूरी पर एक गांव में शरण लेनी पड़ी और तत्पश्चात वो वापस चला गया। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वीर से पलट करके क्या करें, जो जोधपुर से आई हुई सेना उसके साथ मिलकर के क्या करें, इन पर आक्रमण करें। अब वो यहाँ से वापस फिर अपना बैग की हो लिया और अजमेर की तरफ जा लिया। अब इस असफल अभियान की क्या की, जब सूचना मिली किसको, दिल्ली तक पहुंची, है ना, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पहुंची, तो उससे लगा कि यार ये तो बड़ी गलत चीज़ होगी। इस तरीके से तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी जो इसका प्रभाव राजपूताना में पड़ेगा और सारे सैनिक क्या हो जाएंगे, इससे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। तो इससे राजस्थान की स्थिति क्या है, बड़ी ही विकट हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या होता था, इसको किसी भी तरीके का इसको निर्देश दिया गया कि वो क्या करें, जैसे तैसे करके इस अभियान को क्या कर दें, ख़त्म कर दे। अब जब उसने देखा, इस बात के लिए जो प्रयास किया, तो अजमेर से कोई भी जाने को इनके खिलाफ तैयार नहीं था, है ना। अजमेर से जब कहा गया तो अजमेर से कोई भी फिर ऐसा, क्योंकि ये अजमेर वाले देख कर आ गए थे, खुद एजीजी देख करके आया था, फिर आहुआ की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ था। तब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसने एक बंदे को बुलाया था, कहाँ से, बॉम्बे से,
बॉम्बे से फिर सेना इसके नेतृत्व के अंदर बुलाई गई। जो होम्स थे, होम्स के नेतृत्व में बॉम्बे से यहाँ पर सेना बुलाई गई। उसके बाद ये होता है आंदोलन का जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण क्या होता है, प्रारंभ होता है। अब देखते हैं आगे। जनरल लॉरेंस की पराजय को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसका कारण ये था कि इस घटना का समूचे राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर अहुआ के ठाकुर को क्या कर दिया जाए, कुशल दिया जाए। हर कीमत पर, कोई भी कीमत हो, इसको क्या कर दिया जाए, कुशल दिया जाए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। दूसरी ओर जो क्रांतिकारियों ने, जो रिसालदार था, अब्दुल अली था, अब्बास अली खान था, इधर इन लोगों ने शेख मोहम्मद बख्श और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से अपील की कि वो उनकी क्या करें, हर संभव सहायता करें। तो इन लोगों ने इनकी सहायता की, क्या की, मांग की कि वो जनता से नाम पर अपील करके क्या की, वो उन्हें सहायता दे। और यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सहायता की। और इसके अलावा जो मारवाड़ और मेवाड़ के जो कुछ सामंत थे, वो भी क्या थे, विद्रोहियों के साथ में थे। ये कौन कौन से थे? ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समूद सिंह से ब्रिटेन के विरुद्ध क्या किया था, सहायता देने का प्रस्ताव किया। ठाकुर समूद सिंह ने और मारवाड़ के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने 4000 सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया था। 9 अक्टूबर 1957 को आसों के ठाकुर शिवनाथ सिंह, कहीं कहीं इसका नाम शिवनाथ सिंह भी मिलता है, और जो पुलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर कौन थे, जोध सिंह, और बांता के ठाकुर थे प्रेम सिंह। इसके अलावा बसवाना के जो ठाकुर थे चांद सिंह, और तुलगिरी के ठाकुर थे जगत सिंह ने दिल्ली के सम्राट से क्या किया था, सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर क्या किया था, प्रस्थान किया था। अब और ठाकुर समद सिंह ने भी उपयुक्त जागीरदारों का क्या किया था, साथ देने का प्रयास किया था। अब देखो क्या था, यहाँ से ये जब ऐसी परिस्थितियाँ करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में बड़ी विकट स्थिति हो जाती। इन्होंने साथ लेने के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली के पास में यानी ये जब सैनिकों की सूचना मिलती है वहाँ अंग्रेजों को कि विद्रोही मारवाड़ के रास्ते किधर आ रहे हैं, दिल्ली पर आ रहे हैं, और इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार भी कर लिया, तब अंग्रेजों ने एक ब्रिगेडियर जो गेराल्ड है उसके नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजी थी इन विद्रोही सैनिकों की क्या करना, सामना करने के लिए। तो 16 नवंबर को नारनौल नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर जो ब्रिगेडियर जो गेराल्ड है, वो गेराल्ड क्या किया था, मारा गया था। और लेकिन इस संघर्ष के अंदर विद्रोही क्या हो गए, हार गए, यानी अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। तो नारनौल के अंदर जो ये संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में विद्रोही की पराजय उनकी बड़ी भूल के कारण हुई। है ना, वो भूल क्या थी, विद्रोही जो नारनौल में लगभग 2 मील दूर एक सुदृढ़ स्थान पर थे, पर यहाँ पर जब विद्रोहियों ने देखा कि ब्रिटिश सेना लड़ने के लिए नहीं आ रही है, इसलिए संभवतः चली गई थी। क्योंकि विद्रोहियों के पास क्या था, ऐसा कोई नेता भी नहीं था जो ये देख सकेंगे ब्रिटिश सेना चली गई है या नहीं चली, क्योंकि पहले बहुत अच्छे स्थान पर थे। और सभी विद्रोही क्या था, उस जो ऊंचे जो सुदृढ़ स्थान को छोड़कर बाहर निकल आए, और बाहर निकलते ही जो ब्रिटिश सेना थी उसने क्या कर दिया, उसको घेर कर आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से इसकी क्या हो गई, पराजय हो गई। तो यहाँ इसकी अपनी गलती के कारण अनेक विद्रोही मारे गए, और जो बचे वो क्या हो गए, भाग गए थे, है ना। तो इस तरीके से ये भागे हुए लोग वापस क्या आ गए, मारवाड़ की तरफ चल पड़े थे। और बाकी अब जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अब सेना से क्या होगा, टकराव नहीं ली जाए। अब फिर देखते हैं अंग्रेजों का अगला पलटवार, तीसरा जो अहुआ का युद्ध होगा। अब जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए बम्बई की तरफ से एक सैनिक टुकड़ी नसीराबाद क्या करती है, पहुंचती है। क्योंकि यहाँ की जो अजमेर की जो सेना थी उसने क्या किया था, इस सेना का सामना करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। जब इन्होंने इनकार कर दिया और यहाँ के जो अंग्रेज थे ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय से क्या हतोत्साहित होने लगे, और इधर अब जो दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की विजय थी उससे भी क्या हुआ, अब दोनों तरफ ये हुई, यहाँ के सैनिक तैयार नहीं थे, तब अब ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में बॉम्बे से सेना में गई। दूसरी तरफ जो नारनौल के अंदर जो क्रांतिकारियों की हार हुई उससे अहुआ का ठाकुर बड़ा ही हतोत्साहित हुआ था, और वो फिर अपने साथ ही जो उनका जो जोश जाता रहा तो इसको निरंतर क्या करता, प्रोत्साहित करने का काम किया, और ठिकाने की किलेबंदी भी करता रहा। अब जब जनवरी 1838 में अतिरिक्त सेना के साथ जब जनरल होम्स यहाँ पर पहुँच जाता है, और मार्ग में वो सिरोही के ठाकुर के अधीन जो सेवा के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और 19 जनवरी 1858 को ये टुकड़ी क्या बनती है, अहुआ पहुँच जाती है। इस सेना की सहायता के लिए जोधपुर के कार्यकारी जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन, वो भी क्या करता, अब अहुआ पहुँच जाता है।
तो अब जो संघर्ष होगा इस युद्ध को अहुआ के युद्ध के नाम से जाना जाएगा, जो कब होता है, इसके अगले दिन यानी 20 जनवरी 1858 को होता है। एक तरफ कर्नल होम्स और दूसरी तरफ जोधपुर से भी एक बंदा आएगा, जोधपुर की सेना भी इसके साथ थी, है ना। जोधपुर की सेना जो एजेंट आएंगे तो जोधपुर की सेना भी साथ होगी। तो जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं इस समय हंसराज जोशी थे। और इधर फिर पहले तो क्या करते हैं, अहुआ के ठाकुर ने क्या किया था, इसका जो सामना किया था, और बाद में इस सेना का नेतृत्व किसके हाथ में सौंप देते, ठाकुर कुशाल सिंह अपने जो भाई थे परसी सिंह, है ना, परसी सिंह जो लांबिया, उसके हाथ में सौंप देते हैं। अब देखो दूसरी ओर कर्नल होल्मस के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री अहुआ पहुंची और 19 जनवरी को ही कर्नल होल्मस के नेतृत्व में अहुआ का किला घेर लिया। परंतु 23 जनवरी 1858 को क्या किया, अब जब इनका क्या था, घेरा चल ही रहा था। अब इस घेरा चलते ये लगभग 4-5 दिन घेरा चलता रहा और दोनों पक्षों के बीच में क्या होता रहा, भीषण जो गोलीबारी भी होती रही। और इधर जब ठाकुर खुशहाल सिंह को अपनी सफलता की अब कोई आशा नहीं थी, है ना, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि हमारी स्थिति क्या हो रही है, दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। तो ऐसी कमज़ोर स्थिति के अंदर 23 जनवरी 1858 को अंधकार, और उस समय क्या थी, भयंकर वर्षा और तूफान हो रही थी। उसी समय ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, अपने एक सरदार और एक कामदार की सलाह पर इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गए थे। और वहाँ से जब निकल कर के मेवाड़ के जो अपने मित्र राजा थे उनके यहाँ जाकर शरण ले ली। और अब पीछे क्या था, अपना जो छोटा भाई था और लांबिया का ठाकुर था परसी सिंह, उसको क्या किया, नेतृत्व सौंप करके यहाँ से निकल गए थे। अब क्या होता है, ठाकुर खुशहाल सिंह के ये अहुआ छोड़ने के बाद भी लगभग 4 दिन और इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के अंदर अंग्रेजों को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर जो अहुआ के जो किले के अंदर जो सैनिक थे वो निरंतर, यहाँ की एक माता थी सुगाली माता जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, इसका निरंतर यहाँ आशीर्वाद लेते हुए क्या कर रहे थे, ये संघर्ष को जारी रखे हुए थे। तभी अंग्रेजों ने क्या किया, जो अहुआ का जो किलेदार था उस किलेदार को क्या किया था, रिश्वत देकर के उसको अपनी ओर मिला लिया। और इसके बाद किलेदार ने किले के दरवाजे खोल लिए और इस दरवाजे खोलने के बाद ही ब्रिटिश सेना ने क्या किया, किले के अंदर प्रवेश कर गई और किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और काफ़ी सारे लोग जो अंदर थे इसमें क्या हो गए, मारे गए। और किले से अंग्रेजों को तोहफे और भारी मात्रा में क्या हुआ था, गोला बारूद भी यहाँ से क्या हुआ था, बरामद हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ से पीतल की तोहफे मिली थी, बहुत ही अच्छा था। इसके जो किलेबंदी को बाद में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, ध्वस्त कर लिया था। और ध्वस्त करके जो यहाँ से लोग जो भागे थे उसका क्या किया था, जो ब्रिटिश सेनाओं ने जो यहाँ से भागे हुए लोगों का ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, पीछा किया गया। और जिनमें से क्या किया, 18 क्रांतिकारियों को उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और 7 को क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया। और दूसरी ओर अहुआ गांव के अंदर देखो, अहुआ के लोगों ने भी बाद में क्या किया था, जब यहाँ से चले गए, किले का भी पतन हो गया, फिर भी अहुआ के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों का बड़ा ही जोर शोर के साथ में क्या किया था, सामना किया था। तो इसी कारण जब जोर जोर से सामना किया था और इसी जोर जोर के सामने के कारण ही अंग्रेजी सेना ने अब क्या किया, अहुआ के लोगों से बदला लिया और लगभग कहा जाता है 120 व्यक्तियों को क्या कर लिया गया था, बंदी बना दिया और जिन्हें तत्काल गोलियों का निशाना बना दिया। यानी उनको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, बाकी गांव वाले भाग गए। तो जो बंदी बनाया गया लोग था उनको कहाँ लेकर गए, सिरियाली गांव के पास ले गए। और वहाँ का जो ठाकुर था सिरियाली का, उसको भी क्या कर लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि उस सिरियाली के ठाकुर ने क्या किया था, मदद की थी केसरी सिंह बारठ की। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने फिर मार दिया था। और साथ ही साथ जो अहुआ के ठाकुर का जो निवास स्थान उसको भी तोहफों से उड़ा दिया, मिट्टी में मिला दिया, किले को भी क्या कर दिया उन्होंने, मिट्टी के अंदर मिला दिया। इस प्रकार 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर ब्रिटिश सैनिकों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैनिकों की कार्रवाई के दौरान अनेक जो निहत्थे नागरिकों की भी हत्या की गई, जिनके सब गलियों के अंदर पड़े दिखे। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ से लोगों से बड़ा ही बदला लिया था। यानी यहाँ के लोगों से कईयों को गोली मार दी गई, अनेक सारे लोगों को गिरफ्तार करके सैनिक अदालतों में देशद्रोह के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया था, कत्ले आम मचा दिया गया था। जबकि इनके कब्जे में जब यहाँ के लोग थे
तो इन्होंने क्या किया, सेना ने उसको छोड़ दिया और भारतीय लोगों ने जो बचाने का काम किया था कारमोली आदि जैसे को, उन्होंने तुरंत ही इसको क्या किया था, जब तूफान पर अधिकार करने के लिए ये प्रयास कर रहा था कारमोली, तभी सैनिकों ने उसको धमकी दी थी, वहीं उसको गोली ठोकर के ख़त्म नहीं किया था, है ना। तो इस तरीके से क्रांतिकारी हमेशा इनके प्रति दया भावना रखते थे, और जबकि इन्होंने इस तरीके से कोई भी दया भावना नहीं रखी, बल्कि यहाँ पर विजय के बाद में पूरा अहुआ जो शहर है, जो कस्बा था या गांव, जो भी उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया था। इधर ब्रिटिश सेना को भी काफ़ी क्षति पहुंची और उसके कम से कम 10 सैनिक घायल हुए, और ब्रिटिश सैनिकों ने अहुआ में भयंकर अत्याचार किया, जिसमें भोरता, भीमालिया, लांबिया आदि गाँवों को तहस नहस कर डाला, और इस प्रकार वहाँ की जनता के अंदर इन्होंने आतंक फैलाया, और आतंक फैलाकर फिर ये कहाँ चले गए, नसीराबाद के अंदर क्रांति का दमन करने के लिए चल गए। यानी यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, जो है बदले की भावना से कार्य किया था। तो इससे भी बाद में कटुता उत्पन्न हुई। हालांकि फिर जो उस समय का वायसराय था कैनिंग, बाद में इसने क्या कर दिया, इस तरीके का कि भाई अब कोई घृणा जैसी बात नहीं रखी जाए। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कोटा में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में। धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोटा में क्रांति। देखो, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर कोटा के अंदर जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का कारण क्या था, कोटा के लोगों ने क्यों क्रांति कर दी। जैसे पहले भी आपको बाकी में भी बताया था कि उनके अलग अलग कारण थे, तो यहाँ कोटा के लोगों ने भी क्या किया था, कारण किया। देखो, अलग अलग कारण बताए जाते हैं। जैसे तत्कालीन जो एजीजी था जॉर्ज लॉरेंस, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कोटा के जो महाराज थे राम सिंह सेकंड, उस समय उनको जो ब्रिटिश अधिकारियों ने, यानी जो वहाँ के कोटा के उस समय के पॉलिटिकल एजेंट जो बर्टन थे, उन्होंने जो गुप्त परामर्श दिया था वो कोटा के क्या हो गया, सैनिकों को मालूम हो गया था। इस कारण कोटा के सैनिकों ने क्या कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। लेकिन गहराई बहुत अलग है, इनसे बहुत अलग है गहराई, ये सत्यता नहीं है। क्योंकि इस समय के यहाँ के लोगों में काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहा था, लोगों के अंदर ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके विरुद्ध आक्रोश था। और जो यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट ने जो महाराज की सलाह दी थी, उसने तो बारूद के ढेर में केवल एक चिनगारी का ही काम किया था। जैसे केंद्रीय स्तर पर इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, वैसे यहाँ कारण था इसका तत्कालीन जो कारण था वो पॉलिटिकल एजेंट द्वारा कोटा के महाराव को दी गई सलाह, जिसमें कुछ अधिकारियों का क्या किया था, वहाँ से हटाने का परामर्श दिया था। और जब विप्लव प्रारंभ हो गया तो उसके बाद कोटा की जो सेना के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध इतना आक्रोश था कि खुद कोटा के महाराव भी सेना पर क्या कर रहे, विश्वास नहीं कर सके थे। तो ये सारी वो बातें थी जिनके कारण क्या हुआ था, कोटा के अंदर क्रांति हो गई थी। अब देखते हैं इस घटना की तरफ। हालांकि कोटा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है वो होती है, कब होती है, ये तो 15 सितंबर है, 15 अक्टूबर 1857 को क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखो, 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या होता है, कोटा जाने का इसको आदेश मिलता है, इसको कोटा भेजा जाता है। तदन अनुसार कोटा महाराव के वकील थे, है ना। तो जो कोटा महाराव के जो वकील थे, वकील मेजर बर्टन को लेने के लिए क्या होते हैं, निमच। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि 3 जून को जो होता, 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हो जाता। वहाँ विद्रोह करते हैं, तो वहाँ उस विद्रोह को दबाने के लिए इस मेजर बर्टन को क्या किया जाता, जून 1857 के अंदर कोटा जो कंटेनमेंट है उस कंपनी को लेकर वहाँ दबाने के लिए भेजा जाता है। तो जब ये वहाँ विद्रोह दबा रहा होता है और वापस वो कोटा लौटने को जब तैयार होता है, तब उस समय के लिए उसको मना कर देते हैं। कोटा महाराव ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि अब वहाँ की स्थिति क्या है, उतनी अच्छी नहीं, इस कारण आप वहाँ नीमच में ही रुक जाओ, कोटा नहीं आओ। तो थोड़े समय के लिए ये क्या हो गया, मेजर बर्टन वहाँ रुक गया। लेकिन इसकी इच्छा थी कि वो वहाँ आए, और वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही थी विद्रोह की, उसके आधार पर उसका ये विचार किया, अगर मैं कोटा में होऊंगा तो क्या होगा, तत्कालीन परिस्थितियों का सामना अच्छी तरीके से करेंगे और कोटा के महाराव का हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन वहाँ से जब सूचनाएं अच्छी नहीं मिल रही थी, इसी कारण वो क्या करके वहाँ नहीं आए। और बाद में जब थोड़ी स्थितियों पर महाराव ने कंट्रोल किया और इधर इनके जब आने की इच्छा ज़्यादा थी, तो महाराव ने जो अपने वकील थे नंद किशोर, ध्यान रखना नाम, इनके वकील थे नंद किशोर, तो नंद किशोर को मेजर बर्टन को लेने के लिए वहाँ पर
भेजा था। हालांकि मेजर बर्टन ने भी इनको कहा था इस समय वहाँ कोटा लौटने के लिए उचित समय नहीं है, वहाँ ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा, इस कारण वहाँ पर नहीं लौटना चाहिए, है ना। और बाद में कुछ परिस्थितियाँ जब शांत होने लगी, महाराव ने भी अपने सैनिकों से कहा था कि वो एजेंट के प्रति किसी प्रकार का नहीं करे, तब इसने सूचना भेज दी थी कोटा के महाराव ने कि अब आ सकते हो, है ना, अब आपको कोई जान को खतरा नहीं है। तो इस तरीके से कोटा के महाराव के आमंत्रण पर यानी लेने के लिए जब यहाँ के वकील नंद किशोर जी गए थे, तब इनके साथ में ये यहाँ आ जाते। लेकिन जब नंद किशोर जी चंबल नदी पार कर लेते हैं, तो उसके बाद में इनको फिर जो समाचार मिलते हैं, इसके आधार पर इसने मेजर बर्टन को सुझाव देते हैं कि हम यहाँ रह अभी 2-3 दिन या 4 दिन जो भी है, थोड़ा यहाँ रुक जाएं, हम आगे नहीं जाएं। लेकिन जो मेजर बर्टन का जो पुत्र था, उसने जो नंद किशोर की इस बात को ध्यान नहीं दिया, इस तरह सुना ही नहीं, और वो वहाँ बिना रुके हुए भी आगे बढ़ते रहे। और इस तरीके से मेजर बर्टन ने भी नंद किशोर से कहा था कि यदि कोटा में उसकी आवश्यकता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो बूंदी चला जाएगा, है ना, कोटा को वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब नंद किशोर ने देखा कि भाई अब जब इनको जाने का निश्चय कर लिया कोटा में, तो मैं क्यों खामा कहा आपत्ति करूं। तो इसी तरीके से उसने क्या कर दिया, फिर कुछ भी नहीं बोला ये नंद किशोर, और साथ साथ में चल पड़ा। तो वहाँ से ये 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ में कहाँ से हुए, कोटा के लिए रवाना हो गए, है ना। बाकी अपने जो भी थे पुत्र पत्नी वगैरह उनको पीछे छोड़ दिया, जिसमें मेजर बर्टन की पत्नी, उसकी पुत्री और उसके 3 जो पुत्र है उसको नीमच में ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो नीमच से 5 अक्टूबर को ये रवाना होते हैं, और 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ में कहाँ पर पहुँचते हैं, कोटा पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब ये डेट ध्यान रखना, 12 अक्टूबर को ये क्या पहुँचते हैं, कोटा। और उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ, यानी दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की क्या होती है, विजय हो जाती है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराव कोटा ने क्या की, तोहफों की सलामी दी। तो उनके कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, तो राम सिंह द्वितीय को इस दिन क्या की गई, तोहफों की सलामी दी। यानी कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, इस सफलता के ऊपर क्या किया था, यहाँ पर तोहफे चलाई थी, और तोहफे चला करके अपनी जो खुशी है उस खुशी को यहाँ पर क्या किया था, अभिव्यक्त किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है, तो इससे भी जो ब्रिटिश विरोधी तत्व थे उनमें बड़ा गुस्सा आया, महाराज के प्रति भी हुआ। अब क्या होता, दूसरे दिन कोटा महाराज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने के लिए उनके निवास पर गए। अब देखो आया, तो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन यानी 13 अक्टूबर को, कौन कितने की बात हो रही है, 13 अक्टूबर को वहाँ पर क्या हुए थे, मिलने के लिए गए, है ना, कोटा महाराज किससे, मेजर बर्टन से। और फिर उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ में यहाँ पर क्या आए, मिलने के लिए आए। ठीक है, अब तो इस तरीके का ये जब दोनों के बीच में मेल मिलाप चल रहा था, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अपनी बातचीत के दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट यानी बर्टन ने महाराज से अनुरोध किया कि वो अपने कुछ सहयोगियों को, है ना, कुछ सहयोगियों को क्या कर दें, वो सेवा मुक्त कर दें। अब यहाँ आया तो इस गुप्त मंत्रणा हो रही थी। हालांकि गुप्त मंत्रणा में उसने कहा कि आपके जो 5-7 आदमी हैं उन आदमियों को क्या कर दो, आप सेवा मुक्त कर दो। जिसमें उसने मुख्य रूप से जैसे एक तो बंदा था जयदयाल और दूसरा था मेहराब का, इनको तो क्या करना था, दंडित करने को कहा था कि भाई इनको तो पकड़ करके क्या कर लो, बर्खास्त तो करना ही और पकड़ कर दंडी कर लो, और जो रतनलाल और जियालाल है उसको क्या कर दो, सेवा से हटा दो। अब जब ये बात थी तो ये बात क्या होगी, बाहर आ गई। किसी भी तरीके से ये बात इन जो लोगों तक पहुंच गई, सेना तक पहुंच गई, जयदयाल मेहराब खां तक पहुंच गई। तो इस बात को लेकर के क्या हुआ, इनके अंदर ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या हुआ, इनके अंदर संचार हो गया, है ना। और अब लोगों के अंदर मेजर जो बर्टन है उसके प्रति आक्रोश हो गया, और उन्होंने मेजर बर्टन से इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। अब यहीं से होती है क्रांति की यानी घटना की इस शुरुआत होती है। ठीक है, अब तो क्या होता, इस तरह की ये जब घटना हो जाती है, और इस घटना के बाद में जो कोटा कंटेनमेंट जिसको लेकर के मेजर बर्टन नीमच जाते उसको बाद में आगरा में भेजते, तो सितंबर 1857 में ये कोटा कंटेनमेंट भी क्या होती है, विद्रोह। तो इसके विद्रोह की सूचना भी यहाँ कोटा में आती है, जिससे यहाँ की सेना में उत्तेजना फैल जाती है, और जो गुप्त मंत्रण जो इनके बीच में विचार विमर्श हुआ था ये भी क्या हुआ था, बाहर प्रकट हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कोटा की सेना यानी कोटा की जो पलटनें हैं वो कब करती है, 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दी। कोटा महाराव की पलटनों ने क्या किया, 2 पलटनें थी, है ना।
दो पलटनें, एक का नाम था नारायण पलटन, नारायण पलटन के तो सभी सैनिकों ने, और दूसरी थी भवानी पलटन, भवानी पलटन के अधिकांश जो सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र, यानी जब इन्होंने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह का देखो नेतृत्व करने वाला, हालांकि आगे नाम आ जाएंगे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक तो था वकील ये जयदयाल। अब देखो वकील जयदयाल का क्या था, वकील जो था जिसको लाला जयदयाल के नाम से जाना जाता है, अब ये क्या था, पहले वकील था कोटा के महाराव का, कोटा और हाड़ौती का भी साथ में था, जो इसके पास ही काम था और महाराजा की काम करता था। लेकिन इस क्रांति से पहले इसको क्या कर दिया था, अंग्रेजों के दबाव के कारण इसको इसके पद से हटा दिया था। दूसरा अंग्रेज सेना का अंदर जो नेतृत्व करने वाला था रिसालदार मेहराब खान था। तो इन दोनों ने ही क्या किया था, इस जो विद्रोह, इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इस नेतृत्व के अंदर क्या किया गया, हमला किया गया, जिसमें मेजर बर्टन को मार दिया, यानी उसका जो घर था, घर के अंदर घुस करके इन्होंने सीढ़ी की सहायता से घर में घुसे और वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी, मेजर बर्टन की हत्या कर दी। उनके दो पुत्र थे जिनका एक का नाम फ्रैंक था, एक का नाम ऑर्थर था, है ना, ये ध्यान रख, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। इन दोनों की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके अलावा एक असिस्टेंट सर्जन था, उसकी भी हत्या कर दी। असिस्टेंट सर्जन का नाम है डॉक्टर सेडलर, यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्टर सेडलर, है ना, ये ध्यान रखना। ये जो अभी 2018 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे और इसमें से कौन कौन से यहाँ मारे गए थे कोटा में विप्लव। और एक स्थानीय क्रिश्चियन डॉक्टर की हत्या, तो उस क्रिश्चियन डॉक्टर का क्या नाम था, उस क्रिश्चियन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सेविल कांटम, है ना। तो इसकी क्या, इनका ध्यान याद, कौन कौन मारे गए थे, मेजर बर्टन मारा गया था, उसका बेटा फ्रैंक और ऑर्थर मारे गए थे, एक जो डॉक्टर, दो डॉक्टर मान लो, डॉक्टर सेडलर और डॉक्टर सेविल कांटम, ये यहाँ के क्या हुए, इस विप्लव के अंदर ये मार गए थे। और यही नहीं, अब देखो इतना ही काफ़ी नहीं था, इन्होंने इनको मारने के बाद क्या किया था, जो मेजर बर्टन उसका सिर काट लिया और क्रांतिकारियों ने उसे अपने साथ ले गए, और क्रांतिकारियों को जनता का भी क्या मिला, सहयोग मिला, और इससे इसने क्या कर लिया, आंदोलन का रूप। क्रांतिकारियों ने इसके जो मेजर बर्टन के शहर को पूरे शहर के अंदर घुमाया और लोगों को कहा कि अगर वो जो भी विद्रोहियों को कहा उनका साथ नहीं देंगे तो उनकी भी स्थिति इसी तरीके से की जाएगी। अब देखो यहाँ संघर्ष बहुत ही चलने लग गया था। कोटा में क्रांति में जयदयाल, है ना, या जो नाम आ गया इस नाम को भी ध्यान रखना, यह नाम आया जयदयाल माथुर और जो मेहराब खां की मुख्य भूमिका, जिसका मैंने पहले ही वर्णन किया। अब देखो ब्रिटिश सेनाओं को, है ना, ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा यहाँ पर, और 5 महीने तक लगातार क्या हुआ, कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार बना रहा। कोटा महाराव की स्थिति एक बंदी की तरह हो गई थी। अब कोटा महाराव ने सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया, एजीजी को भी लेटर लिखे, हालांकि वो सारे लेटर पकड़ लिए गए। फिर उन्होंने उदयपुर के महाराणा से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इधर कोटा का शासक था उसको भी क्या किया था, इसकी सहायता के लिए लिखा। और महाराव ने फिर क्या किया था, जब तक नहीं आई तो महाराव ने अपनी तरफ से आदमी भेजे थे, एक देवीलाल को भेजा था जिसे विद्रोहियों ने मार दिया था। और बाद में वहाँ का एक जो मंदिर था, उस मंदिर के जो पुजारी है, उस पुजारी के माध्यम से दोनों के बीच में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। और इस कारण फिर क्या था, इनके बीच में जो मथुराधीश वहाँ का मंदिर था, गोसाई जी करके वहाँ के जो पुजारी थे उनके बाद समझौता हो गया, जिनके कारण एक 9 शर्तें थी, जिन शर्तों पर कोटा के महाराव को क्या करवा दिए कि हस्ताक्षर करवा दिए। उसमें एक शर्त ये थी कि जिसमें ये लिखवाया गया था कि जो मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की जो हत्या की गई वो महाराव के क्या की गई है, आदेश से की गई है। और बाद में लाला जयदयाल को महाराव ने अपना मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहा था, संघर्ष चल रहा था। अब देखो आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव का भी हाथ था, संभवतः इसलिए मेजर बर्टन को नीमच वापस बुलाया। अंग्रेजों ने उस पर यह आरोप लगाया था, विशेषकर कर्नल जो ईडन था उसने इस पर यह आरोप लगाया था कि इसके अंदर मुख्य रूप से महाराव का हाथ था, और महाराव ने भी वहाँ से क्या किया था, इनको बुलाया था। और इसी तरीके की बातें जो रिसालदार था मेहराब खान, उसने जब सिंधिया के साथ में भी जो पत्र व्यवहार किया था तब भी लिखा था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब भी अंग्रेजों को यही बताया था कि महाराव के आदेश पर ही उन्होंने की, बाकी वो तो क्या दोस्त मत, वो तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच, अब क्या किया गया,
इसकी हत्या कैसे हुई, क्या हुई, इसकी जांच के लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया गया, एक आयोग की नियुक्ति की, जिसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोटा माराव को मेजर बर्टन की हत्या के लिए क्या किया था, जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि देखो इसकी जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर तो इसको हत्या के लिए तो निर्दोष था, लेकिन इसमें इसने अपने कोई प्रयास, सहानुभूति, इस मामले में उसको क्या कर दिया था, दोषी ठहरा दिया था। किसको, कोटा माराव को, है ना। तो इस कार्रवाई से भी क्या हुआ, बहुत यहाँ पर भी आक्रोश फैलना था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज क्या कर रहे थे, अब जीत गए, जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि अब स्थानीय शासकों का सहयोग लिया जाए, और उनका ऐसा भी नहीं था कि ऐसे काम से ही हाड़ौती क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उनको ज़्यादा सेना भेजनी पड़ेगी, और साथ में इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, विद्रोह भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण अंग्रेज जो सरकार थी, फिर उसने क्या किया, जो केंद्रीय सरकार थी उसने इस क्षेत्र में क्या कर दिया, महाराजों को माफ़ कर दिया था, है ना। संभवतः यही कारण एजेंट गवर्नर जनरल ने महाराज, यानी जो इसी कारण अब जब राजस्थान का जो एजीसी था उसने क्या किया, 15 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने, जो मैंने अभी बताया ये कारण था, इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, कोटा के जो महाराव को दोष मुक्त करार कर दिया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अब क्रांति दबाई जा चुकी, अब शासकों को क्या बना दिया जाए, मित्र बना दिया जाए। लेकिन थोड़ी बहुत इनको फिर क्या की गई थी, सज़ा भी देंगे, है ना। तो वो सज़ा क्या देंगे हम आगे देखेंगे। इधर क्या था, कोटा के जो महाराव ने अपने आप को इस घटना से बिल्कुल अलग बताया। उसने मेजर बर्टन की नरसंग हत्या पर दुख प्रकट किया कि उनकी, उसने निरंतर लेटर भी लिखता रहा जब उसकी स्थिति बंदी की तरह हो गई थी। कई सारे उसके पत्र विद्रोही ने पकड़ लिए थे, पहुंच नहीं पाए थे, उसके एजेंटों की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर भी जैसे उनको मौका मिला, कुछ जो उसके पक्ष के राजपूत लोग उनके पक्ष में है, तब उनके माध्यम से भेजा, और ब्रिटेन सरकार से समायाचना भी की कि भाई इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी खुद की स्थिति भी ऐसी थी कि वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उसको भी क्या कर रहा था, बंधक बना लिया था। उसने कहा था भाई कि मैंने तो, मेरे परिवार की चिंता थी, उसको भी मैं उदयपुर के महाराणा को लिखा था, मदन पाल जी को, जो मेरे रिश्तेदार थे वो आ गए थे, एक मेरे साला जी सेना लेकर, नहीं तो मेरी भी स्थिति क्या होती, खराब हो जाती, मेरे को भी पता नहीं मैं कितने दिन जीवित रहूँगा। तो इसलिए मुझे तो कोई पता नहीं है कि अब इसको किस तरीके से, इनकी रक्षा मैं कैसे कर पाऊँ। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन से ये भी अनुरोध किया कि कोटा से क्रांतिकारियों को हटाने के लिए ब्रिटिश सैनिक सहायता भी तुरंत क्या की जाए, भेजी जाए। और वास्तविकता ये थी कि कोटा में पूर्णतः, अब देखो ये तो दोनों के मत है, वास्तविक कोटा का नियंत्रण कोटा माराव पर एक प्रकार से अपने किले में बंदी था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इस कारण जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोटा का महाराव जिम्मेदार नहीं था। और बाद में हालांकि उसे क्या कर दी गई, आम माफ़ी भी दे दी गई। हालांकि फिर भी अंग्रेज़ों ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब देखा कि इस तरीके से सज़ा क्या करेंगे, देंगे तो क्या होगा, अब ऐसे दंडित करने से फिर स्थिति ठीक नहीं रहेगी और मैसेज भी गलत जाएगा, और काफ़ी सारे राजपूत वर्ग और इनसे संबंधित और लोग हैं वो भी क्या हो सकते थे, विरोधी हो सकते। तो इन्होंने क्या करो कि उनको पता था कि राजपूतों में मान सम्मान का बहुत रहता है, तो इसको मान सम्मान के द्वारा ही इसको, उनको क्या किया जाए, दंडित किया जाए। तो कोटा माराव को वैसा ही किया गया। पहले कोटा माराव को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो घटाकर अब कर दी गई 15 कर दी गई। अब भाई 15 तोपों की ही आपको सलामी दी जाएगी। इसके अलावा जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब बाद में आते हैं बाहर, तो सभी राजाओं को बुलाया जाता, लेकिन उसमें कोटा के महाराव को नहीं बुलाया जाता। ये काफ़ी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर क्या किया जाता, नहीं बुलाया जाता। अब इनकी मांग के ऊपर और इधर एजीजी के जो बुलावे पर एक सेना की टुकड़ी बॉम्बे से आती है यहाँ पर, है ना। बॉम्बे से यहाँ पर एक जो सैनिक टुकड़ी है वो भेजी जाती है, और उसके नेतृत्व कौन करते हैं, मेजर जनरल रॉबर्टसन। इसके अंदर 5500 सैनिकों की जो एक टुकड़ी है वो यहाँ आती है, और यहाँ क्रांतिकारियों के साथ में क्या करती है, काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है इनके बीच में भी, और फाइनल रूप से ये क्या करती है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 30 मार्च तक संपूर्ण कोटा शहर पर ये क्या करती है, कब्जा कर पाती है। और इस संघर्ष के अंदर 120 से 30 जो क्रांतिकारी वो क्या करते हैं, मारे जाते हैं। 29 मार्च को क्या किया जाता है, नगर पर आक्रमण प्रारंभ हुआ, परंतु क्रांतिकारी बचने के लिए उनका केवल एक सैनिक हरदयाल क्या हुआ, मारा गया था, बाकी सारे भागे थे। हरदयाल मारा गया, है ना। और साथ में मेहराब खां का जो भाई करीम खां था उसको पकड़ करके फिर बाद में अंग्रेजों ने उस पर क्या कर दी, फांसी। बाकी लाला हरदयाल, मेहराब खां और भी विद्रोही वो यहाँ से क्या हो गए, भाग गए थे। अब यहाँ से भागने के बाद हालांकि सरकार ने काफ़ी समय बाद पहले आगरा के आसपास के वहाँ इस इलाके से
इस मेहराब गांव पकड़ कर लाया और फिर ला कर के उसी जगह फांसी पर लटकाया जहां पर इन लोगों ने क्या किया था, मेजर बर्टन की क्या की थी, हत्या कर दी थी। और इसके अलावा लाला जो जयदयाल है ये काफ़ी समय तक नहीं पकड़ा गया था। बाद में जाकर के अंग्रेजों ने, ये फिर साधु भी बन गया था। फिर अंग्रेजों ने इसी बात का काट, एक जो लीलिया करके व्यक्ति था उसको भी साधु बनाया, इसके पास चेला बनने के लिए भेजा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयासों के बाद में इसको पकड़ पाए थे, जिसके लिए पहले इसने कोटा, बूंदीन, जयपुर सभी राज्यों ने इस पर क्या कर लिए थे, इनाम घोषित कर लिए थे। और आखिर पकड़ लिया गया और उसी को कोटा में लाकर उन्हीं जगहों पर क्या कर दी, फांसी लगाई गई। और जहाँ पर किसको फांसी, जो जहाँ इनको मेजर बर्टन और उनको क्या किया गई थी, उनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने गोलीबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया। नगर के लोगों पर बड़ी मात्रा में इन लोगों ने क्या किया, अत्याचार किया, लूट खटोच मचाई, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। और काफ़ी सारे जो लोग थे उनको बिना मतलब उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। पूरे समूचे नगर को क्या कर दिया, कोटा शहर को धूल जर्जरित कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और इसके बाद ये उन गांवों में भी गए अंग्रेज जहाँ कहीं अब लाला हरदयाल और ये मेहराब खां जहाँ भागे थे, जहाँ से भी इनको सहायता मिली, जिन लोगों से उन पर आर्थिक दंड लगाए, उनके घरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनके फसलें नष्ट कर दी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरा इस क्षेत्र में जो लूट का नंगा तांडव मचा दिया था। और इस तरीके से जाकर के आखिर बाद में इन लोगों के पकड़े जाने के बाद ही क्या हुई थी, ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो पाया था। और अंत में इनको क्या कर दिया, जब फांसी वांसी करके इनको क्या कर दिया, मामला समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जो मेवाड़ ठिकाने का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। अब देखो, मेवाड़ ठिकाने के बीच में भी क्या था, बहुत समस्या थी, है ना। अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के सामंतों के प्रभाव और परंपरागत अधिकारों को क्या कर दिया था, कम कर दिया। अब देखो, यहाँ संघर्ष की जरूरत क्या थी कि जो भारत भर के अंदर क्या हुआ था, संघर्ष चल रहा था। तो इसी समय जो मेवाड़ के जो महाराजा थे, उन स्वरूप सिंह जी थे, उनके अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। न तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे थे, न ही उनके संबंध सामंतों के साथ में अच्छे थे। तो अब देखा, कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, मित्र होता है। तो जब क्रांति होती है तब क्रांति किसके साथ में होती है ना। क्रांति के अंदर जब सामंत उसका सहयोग करते हैं, और सामंत किसके विरुद्ध है, महाराजा के। अब क्रांति भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही है, सामंत तो पहले ही महाराजा के विरुद्ध है, महाराणा के विरुद्ध थे। तो इस तरीके से अंग्रेज और जो महाराणा थे वो क्या हो जाते, यहाँ पर एक हो जाते। और इनकी मुख्य जो नाराजगी क्या है, वो नाराजगी किसको लेकर थी, इसके सामंतों की। वो इनके अधिकारों को क्या किया था, जो परंपरागत इनको विशेषाधिकार थे, उसको जो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण के बाद में जो मेवाड़ के महाराणा ने क्या कर दिया था, उन अधिकारों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। और जो सामंतों की स्थिति को इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश संरक्षण के कारण इनको महत्वहीन बना दिया था। तो सामंतों को दोनों तरफ से इसको समस्या थी, मेवाड़ के महाराणा से भी थी और अंग्रेजों से भी थी। जैसे कुछ मैं आपको बताऊं उदाहरण के रूप में, जैसे जो सलम्बुर के जो रावत थे, उनको वंशानुगत अधिकार था कि वो महाराणा के प्रमुख सलाहकार थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्हें मिले हुए थे। लेकिन इस अधिकारों को अंग्रेजों के दबाव के कारण महाराणा ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा कई सारे जो सामंत थे, जिनको जब वो अपने गद्दी पर बैठते थे, जो सामंत की गद्दी पर, तब तलवार बंधाई का जो यानी उत्तराधिकार जो शुल्क होता था उसको देने से मुक्त थे। लेकिन बाद में महाराणा ने इनको वो शुल्क भी देने के लिए क्या कर दिया था, इनको मजबूर कर दिया था। इसके अलावा जो आमेट और बिजोलिया के उत्तराधिकार को लेकर के बीच जो समस्याएं थी, इस समस्याओं को लेकर भी महाराणा के और इनके बीच में क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। यहाँ तक कि आमेट के उत्तराधिकार के मामले को लेकर के तो सामंतों के एक पक्ष ने कह दिया था, उस समय का जो पॉलिटिकल एजेंट था, खेरवाड़ा का असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रुक्स को कह दिया था कि अगर यहाँ पर हमारे विरोधी किसी व्यक्ति को बिठाया तो हालत खराब हो जाएगी, पूरे मेवाड़ के अंदर क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ संबंध इनके क्या थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब ये तो कुछ इनके मैंने अधिकारों की बात की। अब देखो कहाँ था, क्या हुआ इनके बीच में, है ना। तो उसके अंदर हम देखेंगे। अब नसीराबाद के अंदर जब सैन्य विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंची, तो वहाँ पे जनता के अंदर क्या हुआ था, अंग्रेज विरोधी उन्होंने भावना का क्या किया था, प्रदर्शन किया था, है ना। अब जब यहाँ के लोगों को भी लगा कि यहाँ भी यार क्या है, यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग भी क्या है, अंग्रेज हमारे प्रति क्या कर रहे हैं, अच्छा जैसे बाकी लोगों के प्रति समस्या वैसे यहाँ के लोगों को भी समस्या थी, इसी कारण लोगों ने विद्रोह किया।
अंग्रेज कप्तान सावर्स को क्या किया लोगों ने कठोर शब्द के, यानी यहाँ का जो ये कप्तान सावर्स कौन था, यहाँ का जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ये जब मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह विचार विमर्श करने के लिए 29 मई 1857 को ये उदयपुर आया था, है ना। जब यहाँ विप्लव हुआ तो एजी सिंह ने कहा कि भाई तुम तुरंत उदयपुर जाओ और वहाँ की स्थितियों को नियंत्रण करो, है ना, क्योंकि उन्हें डर था कि महाराजा स्वरूप जी जो अंग्रेजों का विरोधी कई सामंतों के साथ न मिल जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर दे। तो ये जब महाराजा से यहाँ मिलने महाराणा से जब मिलने के लिए यहाँ जा रहे थे, तब यहाँ की जो जनता है, जनता ने क्या किया था, इसको कठोर शब्द कहते यानी कर्कश शब्दों का जो संबोधन है ब्रिटिश इसके प्रति करके ब्रिटिश विरोधी जो अपनी भावना, उस भावना को व्यक्त किया था। और इसी डर के कारण जो मेवाड़ के जो महाराणा है, उन्होंने बातचीत करने का स्थान पिछोला झील के अंदर जो स्थित है जग मंदिर, उसको क्या किया था, निश्चित किया था। इधर जो सलुम्बर के ठाकुर खुशहाल सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह, इन्होंने भी क्या किया था, मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी ठाकुर जो आउवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उनको अपने यहाँ शरण ली थी। और जोत सिंह तो अपने शरण लेने के लिए प्रसिद्ध थे, भीमजी चारण को भी इन्होंने ही शरण दी थी, है ना। और सैनिकों को भी क्या की थी, इन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी सहायता हुई इन सलुम्बर के और कोठारिया के इन्होंने की। और दोनों ने सलुम्बर के और कोठारिया के इन दोनों सामंतों ने तात्या टोपे की भी बड़ी अच्छी सहायता की। तात्या टोपे को भी क्या दिया इन्होंने, रसद आदि दी, रसद आदि देकर के इन लोगों की क्या की, बड़ी अच्छी आवभगत इन्होंने की थी। परंतु जो मेवाड़ के सामंत अंग्रेजी सेना के बढ़ते दबाव, धमकियों और कठोर दमन की नीति के कारण प्रत्यक्ष रूप से विरोध, क्योंकि निरंतर जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जो सावर्स, इसने निरंतर क्या थी, इनको धमकियाँ दी थी। इस धमकियों के कारण यहाँ के जो मेवाड़ के सामंत जो चाह करके भी क्या कर सके, विरोध नहीं कर सके थे। अब अगला देखते अन्य राज्यों के अंदर क्या हुआ था, दूसरे राज्यों की स्थिति क्या थी, उनमें भी हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से राज्य में विद्रोह कैसे हुआ था। तो जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर आदि राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी भावना थी, यानी यहाँ सब जगह के यहाँ के लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, सबकी अपनी समस्याएं समान थी। इस कारण यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज विद्रोही क्या था, भावना को यहाँ पर भी बल मिला था। भरतपुर की सेना और गुर्जर और मेव जनता ने भी क्या किया था, खुल करके यहाँ अपने क्षेत्र में इन लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। यहाँ की सेना ने खुल करके क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और इसके फलस्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने क्या करना पड़ा, भरतपुर छोड़ना पड़ा था। जो यहाँ भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, यहाँ के महाराजा ने कहा भाई आप लोग चले जाओ, नहीं तो ये क्रांतिकारी आगरा जा रहे ना, आगरा जाना छोड़ करके भरतपुर पर क्या कर लेंगे, आक्रमण कर लेंगे। तो इस जो महाराजा के सुझाव के बाद यहाँ से पॉलिटिकल एजेंट जो थे मॉरिसन, उनको क्या करना पड़ा, ये छोड़ करके भरतपुर छोड़ करके जाना पड़ा था। जयपुर की जनता ने भी रास्ते से गुजरती हुई अंग्रेजी सेना को क्या किया, अपमानित किया। और इस सेना को अपमानित करके इसके लिए क्या किया, अंग्रेज विरोधी जो भावना है उसको व्यक्त किया। जैसे कोटा में हुई थी स्थिति, वैसी स्थिति यहाँ पर हुई थी। कहाँ पर, ये अपने जयपुर के अंदर। तो इस तरीके से जो जगह जगह क्या थे, लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया था। कहीं के भी लोग इनके साथ नहीं थे, सभी लोगों ने क्या किया, सब में अंग्रेज विरोधी भावना जो कूट कूट करके भरी हुई थी। ये तो कोई सक्रिय नेता नहीं था। और इसके अलावा अगर ये जो क्रांतिकारी किस पर नियंत्रण नहीं किया, इन्होंने जो अजमेर पर नियंत्रण नहीं किया, नहीं तो स्थिति क्या होती, बड़ी ही अलग होती। इधर टोंक के नवाब की सेना ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, है ना। तो टोंक की जो सेना के एक व्यक्ति थे नासिर मोहम्मद का, उन्होंने साथ दिया था किसका, इस तात्या टोपे का साथ दिया था जब यहाँ आया था। और इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। और इस सेना ने भी क्या किया, विशेषकर हम देखते हैं कि टोंक की जो सेना है वो तात्या टोपे का साथ देने वाले थे, टोंक के नासिर मोहम्मद का। लेकिन इस समय जब हम देखते हैं, इस समय टोंक की सेना का विद्रोह, टोंक का नवाब जो वजीरुद्दौला था, वो तो अंग्रेजों का समर्थन था, उसने बाकी राजाओं ने साथ दिया, तो इसने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन अब इसका एक मामा था, है ना, इसका जो मामा था मीर आलम खां, इसके मामा का नाम था मीर आलम खां। उस मीर आलम खां ने क्या किया था, टोंक की अधिकतर सेना इस मीर आलम खां के साथ हो गई थी और इसने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और यहाँ पर बकाया वेतन वसूल करके ये कहाँ की ओर चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए। और वहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। हालांकि बाद में इसको भी क्या कर लिया, कुचल दिया गया था।
अब हम देखेंगे जो तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन उसके बारे में। तो देखो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का जो राजस्थान में आगमन हुआ, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। इस घटना से क्या किया, तात्या टोपे की जो राजस्थान यात्रा वो 2 बार राजस्थान के अंदर आए थे। तो इस घटना ने क्या किया, राजस्थान की जो जागीरदार थे और सैनिक थे और जनसाधारण को क्या कर दिया, उनमें उत्तेजना भर दी और एक बार फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गया था, माहौल बनने लग गया था। अब ग्वालियर के अंदर असफल होने के बाद तात्या टोपे भी राजपूताना में सहायता की आस के लेकर के आया था। यानी जो ग्वालियर के अंदर था, तात्या टोपे को जो वहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स नेपियर, उसके हाथों क्या हो गया था, वहाँ से वो पराजित हो गया था 22 जून 1858 को। और इस 1858 में ये आया था, 2 बार आया था। तो वहाँ से यहाँ पर किस तरीके से आया था राजस्थान में कि यहाँ पर क्या मिलेगी, उसको कुछ सहायता मिलेगी। इसी सहायता की आस में वो राजस्थान की तरफ बढ़ा था। अब राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया, हाड़ौती। हाड़ौती से ही अंदर राजस्थान के अंदर, हालांकि हाड़ौती हुए तो जोधपुर। राजस्थान में सबसे पहले इसने प्रयोग किया था तात्या टोपे ने सर्वप्रथम भीलवाड़ा के जो मांडलगढ़ क्षेत्र, इससे राजस्थान में आया। फिर हाड़ौती और हाड़ौती से कहाँ हुआ, जयपुर की तरफ ये पर बढ़ा था। अब इस तरीके से तात्या टोपे आने से आस पड़ोस के क्षेत्रों में बड़ी खलबली मच गई थी। और जो विशेषकर जो भरतपुर राज्य के अंदर तो उत्तेजना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी, है ना। यहाँ से वो हिडोन भी गया, हिडोन से होते हुए फिर जयपुर गया। हालांकि इन सभी गतिविधियों के बीच में अंग्रेज जो सेना का कमांडर था ब्रिगेडियर होम्स, वो लगातार इनके क्या कर रहा था, पीछा करते हुए। इसी कारण इनको एक स्थान पर इनको नहीं टिकने दिया। जयपुर भी गया, लेकिन जयपुर के अंदर जो महाराणा थे उसको तो पहले से महाराजा थे, उस महाराजा को पहले से अंग्रेजों के समर्थक थे। इस कारण इस क्षेत्र में उनको क्या कर रहा था, कोई सफलता नहीं मिली थी, है ना। तो जब सफलता नहीं मिली, सहायता न मिलने पर वो क्या आया, लालचोट आया। और लालचोट होते हुए कहाँ पर आए, टोंक। तो टोंक में एक बंदा था जो नासिर मोहम्मद खां, उसने क्या किया था, इसका बड़ा साथ दिया था। अब लगातार ब्रिगेडियर होम्स भी पीछा कर रहा था और टोंक की सेना ने भी उसको क्या किया, समर्थन। जो बंदा था जो नासिर मोहम्मद खां, इसके साथ में वहाँ की सेना ने भी क्या किया था, इसका साथ दिया था। और यहाँ के लोगों ने भी इसका क्या किया था, बड़ा ही समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिगेडियर जो होम्स है वो निरंतर क्या कर रहा था, इसका पीछा कर रहा था। इसका जो पीछा करने के कारण आखिर तात्या टोपे क्या था, यहाँ पर टिक नहीं पाया और इसको यहाँ से भी क्या करना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था। और पलायन करके यहाँ से वो कहाँ चला गया, सलूम्बर चला गया। तब सलूम्बर के रावत ने इसकी क्या की थी, बड़ी मदद की थी। जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, सलूम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह, उन्होंने क्या की थी, इसकी बड़ी मदद की थी, है ना। कुशाल सिंह भी मिलता है या केसरी सिंह, इन्होंने इसकी बहुत अच्छी सहायता की थी। रसद आदि और भी सभी तरीके से इसकी क्या की थी, सहायता की थी। अब अंग्रेज क्या थे, निरंतर इसका पीछा कर रहे थे। इसी कारण तात्या टोपे को फिर क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ था। 9 अगस्त 1858 को इस युद्ध को कुहाड़ा का युद्ध हुआ था, इस दिन दोनों के बीच में। तो कुहाड़ा का युद्ध, तो इसमें जनरल रॉबर्टसन थे और सामने तात्या टोपे। तो इसको यहाँ पर क्या किया था, हराया था। और 5 दिन बाद बनास नदी के तट पर क्या किया था, तात्या टोपे की वापस क्या हुई थी, हार हुई थी। निरंतर इस क्षेत्र के अंदर तात्या टोपे की क्या होती रही, पराजय। इसके बाद तात्या हाड़ौती आ गया। हाड़ौती के अंदर एक स्थान पड़ता है, रलायता या पलायता नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर ये आ गया था। और वहाँ पर जब ये आ जाता है तो इसको अंग्रेजों को क्या करता है, अंग्रेजों को जानकारी मिलती है। अंग्रेज इसको दबाने के लिए जो झालावाड़ के महाराजा होते पृथ्वी सिंह, उनको भेजते। वो अपनी सेना लेकर इस तरफ आ जाते। जब वो सेना लेकर यहाँ आते तो तात्या टोपे कहते कि भाई तुम भी अपने और यहाँ भी अपने लोग क्यों लड़े। तो इसके प्रभाव के कारण जो इस पर हमला करने के लिए, इसको दबाने के लिए गए थे पृथ्वी सिंह जी झालावाड़ के मान, तो उसकी सेना इनकी तरफ हो जाती और वो सेना मना कर देती कि तात्या टोपे का हम क्या करेंगे, उसका दमन नहीं करेंगे। तो इस सेना की मदद से अब क्या होता है, यहाँ पर अधिकार हो जाता है झालरा पाटन पर, तात्या टोपे का अधिकार खो जाता। हालांकि बाद में अंग्रेजों द्वारा क्या किया, निरंतर सेना भेजी जाती और इसके कारण बाद में यहाँ से भी इनको जाना पड़ा। अब यहाँ की स्थानीय जनता ने भी क्या किया, तात्या टोपे का बड़ा ही क्या किया था, सहायता दी थी। और इसके बाद सितंबर माह में भी अंग्रेज सेना ने इसको क्या किया था, 2 बार पराजित किया था। एक बार तो उन्हें यहाँ पर जो ब्रिटिश सेनानायक हैमिल्टन था और एक जो बाद में एक और सेनानायक था माइकल, उसने इसको 2 बार पराजित किया था। कौन से, बीजापुर नामक स्थान पर, जब वो इंदौर की तरफ क्या हो रहे थे, रवाना हो रहे थे।
तो इस तरीके से 2 बार हराया और इसके बाद विवश होकर तात्या टोपे को राजस्थान से अब क्या होना पड़ा, बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, तब यहाँ से वो बाहर चले गए थे और इसके बाद वो तात्या टोपे यहाँ की नर्मदा नदी को पार करके नागपुर से जो 87 मील की दूरी पर मोतावली नामक स्थान है वहाँ पर क्या गया, फैल गया। और तात्या टोपे फिर भारत के अंदर 2 महीने तक इधर उधर क्या करता रहा, भागता रहा, लेकिन इसको क्या हुआ, कहीं सहायता नहीं पा रही थी। तब तात्या टोपे जब इधर उधर मिला, कहीं उसको सहायता नहीं मिली और फिर छोटा नागपुर में भी गया, वहाँ भी अंग्रेजों से फिर पराजित हुआ। तो पराजित होकर के उससे क्या आ रहा था, वापस अपने राजस्थान आना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सेनाएं उसका लगातार पीछा करी। तब वो 9 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे पुनः राजस्थान में आया, दोबारा आया। अब दोबारा आया तो फिर वही स्थिति की जैसे पहले जालरा पाटन पर अधिकार किया और यहाँ इस बार कहाँ पर, बांसवाड़ा आ गया, है ना। और बांसवाड़ा आया और बांसवाड़ा पर उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, है ना। तो बांसवाड़ा पर हमला करके बांसवाड़ा पर इसने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, है ना। क्योंकि यहाँ जब आया तो यहाँ के जो सलमपुर और कोठारिया, शाहपुरा, टोंक आदि स्थानों पर उसका क्या क्या स्वागत किया गया और यहाँ पर इन लोगों की और बहुत सारे लोगों की मदद के बाद में इसने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से वो फिर बाद में अंग्रेज पीछे आ गए, फिर तो पीछे आ गए, फिर वापस यहाँ से इसको भागना पड़ा और भागकर यहाँ से वो कहाँ जाता, सलूम्बर। और सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह थे, जो बढ़ई थे, इनको पूरी सहायता देनी थी, इनको पूरी क्या की थी, अच्छी तरीके से इनको क्या की थी, मदद की थी। और तात्या टोपे फिर यहाँ से कहाँ चला गया, अब यहाँ निरंतर जब अंग्रेज पीछा कर रहे थे, तात्या टोपे फिर दौसा और दौसा से फिर क्या आता, सीकर। तो सीकर के जो ठाकुर थे उसने उसकी बड़ी मदद की थी और बाद में जाकर के अंग्रेजों ने सीकर के ठाकुर को फांसी पर भी क्या कर दिया था, लटका दिया था, है ना। और सीकर भी यहाँ पर जो कर्नल होम्स था वो यहाँ भी क्या हुआ था, निरंतर पीछा करता हुआ सीकर भी आ गया था। इसी कारण बाद में इस तात्या टोपे को सीकर भी जाना पड़ा और तात्या टोपे के लगभग जो 600 सहयोगी थे उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ जब घिर गए थे तो बीकानेर के जो महाराजा उनके सामने समर्पण कर दिया था। और बाद में जो बीकानेर के महाराजा उस समय से सरदार सिंह थे, उनकी जो सिफारिश के पर बाद में इनको क्या कर लिया था, इन जो 600 इनके जो सहयोगी उनको माफ़ी भी इन्होंने क्या कर दी थी, दिला दी थी। और इस समय तात्या टोपे भी क्या हो गया था, शक्तिहीन हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी सेनाओं ने निरंतर इन्हें पराजित करते रहो, यहाँ से भी इनको क्या कर दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। अब ऐसी निरंतर स्थिति के अंदर जो अब इसका कोई सहयोगी नहीं था, पूर्ण शक्ति नहीं हो गया था, तब केवल एक जो राव साहब वो उनके एकमात्र क्या हो गए थे, सहयोगी बनकर रह गए थे। और फिर तात्या टोपे कोटा के जो निकट क्या कर रहे थे, जो पाडोन वगैरह वहाँ के जो जंगल थे, उस जंगल में अस्थायी अवस्था के अंदर क्या कर रहे थे, भटक रहे थे जंगलों के अंदर, इधर उधर, है ना। तो वहाँ से भटक रहे थे और इसी दरमियान जो इसका एक सहयोगी था होता, जो मान सिंह होता है, नरवर का जो ठाकुर उसका भाई होता है, जो पहले तो उनके साथ होता है ना, और बाद में वो क्या कर देता है, अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर ये जो कप्तान मेड़े था उससे मिल लेता, कौन, मान सिंह। और वहाँ उस मेड़े को कहता कि मैं तात्या टोपे को क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा। तो तात्या टोपे को सद पकड़ने का क्या कर देता है, वादा कर लेता है ना। तो अब यहाँ मान सिंह क्या करता है, इसके साथ विश्वासघात करता है। कब करता है विश्वासघात, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्वासघात कर लेता है तात्या टोपे के साथ। जब तात्या टोपे जंगल के अंदर गहरी नींद में सोए हुए रहते तब वो अंग्रेजों को बता देता और अंग्रेज आकर के उन्हें क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बंदी बना करके क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया जाता है। और जहाँ पर कोर्ट मार्शल क्या किया जाता है, उसके ऊपर चलाया जाता है। और अंग्रेज राजद्रोह का अपराध इस पर लगाया कि आपने क्या किया, हमारे खिलाफ विद्रोह किया, बाकी सारे बहुत सारे लोगों को भी हमारे प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाया। तो इस तरीके से उन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके मृत्यु दंड दे दिया जाता। कब दिया जाता है, ये 18 अप्रैल 1859 को इसको क्या कर दिया, फांसी पर तात्या टोपे को लटका दिया जाता है। और बाद में जो इनके एक सहयोगी रह जाते हैं पंजाब के जंगलों में, राव साहब को भी पकड़ लिया जाता है और राव साहब को भी क्या किया जाता, 20 अगस्त 1859 को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है ना। और बाद में ऐसी अलग चीज़ें, अब देखो यहाँ फांसी ले ली जाती है। कई ये भी मत मानते हैं कि तात्या टोपे समझकर जिस व्यक्ति को फांसी दी गई थी वो वास्तव में तात्या टोपे नहीं था। और तात्या तो इसके बाद में कहा जाता है लगभग 8-10 बाद स्वाभाविक रूप से मृत्यु से मरा था, जिसमें एक जिस पर रिसर्च की भी किया था निर्मला गुप्ता करके, जो उन्होंने शोध कार्य किया था, तो उसने लिखा था कि
जो राजस्थान की जो हिस्ट्री कांग्रेस का एक नवे क्षेत्र के अंदर अपना जो शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उसने बताया था कि एक लेटर के आधार पर उसने बताया था जिस व्यक्ति को जो फांसी दी गई थी वो तात्या टोपे नहीं था, है ना। और इस तरीके की बात कही जाती, लेकिन हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये अलग बात है। तो इस तरीके से जो राजस्थान की क्रांति है ये इसका हमने महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा था। और एक व्यक्ति था अंग्रेजों का जो कैप्टन शावर्स, उसने तात्या टोपे की फांसी पर सवाल भी उठाए थे और उसने कहा भी था कि आगे आने वाले समय के अंदर लोग पूछेंगे, अंग्रेज़ों से जवाब पूछेंगे कि आपने उसे किस आधार पर आपने इसे फांसी दी, कौन व्यक्ति था जिसने इसकी फांसी की सज़ा को कहा था और किसने इसकी पुष्टि की थी, इसके बारे में सवाल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इनको फांसी दी गई थी वो क्या था, गलत था। जब इनको पकड़ लिया गया नींद में सोए हुए लोगों को, तो फिर फांसी देना सही नहीं था। और बाद के अंदर जब इस समय ब्रिटिश सरकार ने भी क्या कह दिया था, उसमें आम माफ़ी दे दी थी विद्रोही को, तो तात्या टोपे को भी मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, कभी भी अगर समय मिला तो इसके बारे में भी अच्छे से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो क्रांति वाला ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो क्रांतिकारियों के अविस्मरणीय योगदान उसके अंदर पढ़ेंगे अलग अलग लोगों के बारे में। धन्यवाद।